एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज मैं एपिसोड एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 चैनल के लिंक मिलेंगे। पहला तो एक चैनल आपको दिख जाएगा जिसमें मैंने एमजे रिवर्ब सोसाइटी 2.0 लिख रखा है। उस चैनल पर मैंने सोचा था एलओटीएम की वीडियो डालूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ज़्यादा चैनल तो बना नहीं सकता, तो वो जो सेकंड चैनल है उसको एज अ बैकअप रखेंगे और उसके ऊपर मैं गेमिंग वीडियोज़ या लाइव स्ट्रीम कर दिया करूँगा। और मैंने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है 10,001 नाइट्स। ये जो चैनल है इसके ऊपर मैंने सोचा था एलओटीएम एक्सप्लेन करूँगा या कोई भी अदर नॉवल, कोई भी नॉवल होगी सिर्फ उस पे ही एक्सप्लेन करूँगा 10,001 नाइट्स पर। क्यों करूँगा ऐसा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आ रही है, हमने तो इसको फेंगियोन वाली नॉवल को एक्सप्लेन करा, इसके ऊपर हमें कोई कॉपीराइट का इश्यू तो नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता एलओटीएम है, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ या कोई और सी नॉवल है उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो क्या पता कॉपीराइट का इश्यू आ जाए, जिसकी वजह से मैं अपने मेन चैनल पे तो वो एक्सप्लेन कर नहीं सकता। आरआई पे तो अभी तक देखने को नहीं मिला, इसलिए मुझे तो लग रहा है वो सेफ है, बट उसका क्या कह सकते हैं एलोटियम का या बाकी नॉवेल्स का। इसलिए मैंने 10,001 नाइट्स चैनल बनाया है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से उसको 500 सब्सक्राइबर तो करवा ही दो उसके। 500 सब्सक्राइबर हो जाएँगे तो फिर मैं बाकी नॉवल भी एकदम से स्टार्ट कर दूँगा, वरना एलओटीएम देखते हैं। वैसे मैंने सोचा है या तो एलओटीएम उस पे कर लूँ या तो अपने मेन चैनल पे कर लूँ। अब ये इस चीज़ में यार मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तो मेरे को बस बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? या मेन चैनल पे करूँ या उस पे करूँ? क्योंकि मेन चैनल पे करूँगा तो व्यूज़ आएँगे तो क्या पता थोड़ा सही रहेगा, लेकिन इस चीज़ का डर है कि अरे यार कहीं अगर कॉपीराइट आ गया तो चैनल चला जाएगा। और उस वाले पे ये है कि उस पे मैं करूँगा तो उसमें लॉन्ग टर्म में मेरे को देखने को मिलेगा, उसमें भी 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए। तो मुझे बता देना जैसा ठीक लगे वैसा कर लेंगे। इसी के साथ हम अपना एपिसोड पे वापस आते हैं। लास्ट एपिसोड में कल हमने एक्सप्लेन करा था कि फेंगियोन और यहाँ पे जो हाई लाओलान थी, दोनों के बीच एक डील हुई थी कि जो स्टार लॉर्ड का जो वो था ब्लेस्ड लैंड, वो तो मर गया, लेकिन उसकी जो लैंड स्पीड थी, उसने कंडीशन दी थी कि देखो भाई, तुम जाके उस डीमन को मार दो। एक डीमन है, उसका नाम मैं भूल गया, आपको याद होगा। वो जो डीमन है देखो, तुम उसको मार दो। अगर तुमने उसे मार दिया और जिसने भी मारा, मैं उस मारा ना तो उसका सर लाके मुझे दे दो। जो लाके देगा ना उसका सर, मैं उसको ओनर मान लूँगी। ये मान लूँगा मैं, मेरा मतलब, क्योंकि लैंड स्पीड तो लड़का था वो। हाँ, तो वो कह रहा था कि मान लूँगा। तो अब देखो, हाई लाओलान और फेंगियोन के बीच में डील हुई थी। ठीक है, जो भी लाके देगा उसका हो जाएगा हिस्सा, क्योंकि देखो बाकी रिसोर्स तो उन्होंने डिवाइड कर लिया, लेकिन ब्लेस्ड लैंड थोड़ी ना डिवाइड कर पाएँगे और एक ही ओनर होता है। तो यही उनका था कि ठीक है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, खुद के दम पर उस डीमन को मार के जो सर लाएगा उसको ही मिलेगा और कोई चीटिंग नहीं कर सकते। जैसे हाई लाओलान फेरी लिशान की हेल्प नहीं ले सकती और ताई बनशंग भी बीच में नहीं आ सकता फेंगियुआन के। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, बाइकविंग ब्लेस्ड लैंड, ब्राइट सनलाइट सीधा एकदम छोटी सी एकदम दुनिया यानी ब्लेस्ड लैंड टाइप की एरिया पे पड़ रही थी। माउंटेन स्ट्रीम आराम से एकदम बह रहा था और बड़े बड़े पुराने पेड़ अपने ह्यूज ग्रीन लीव्स फैला के एकदम खड़े थे। पत्तों के बीच में जो छेद थे उनमें से सनलाइट नीचे जमीन तक पहुंच रही थी और हल्की सी ब्रीज वाली हवा होती है ना, एकदम ठंडक ठंडक वाली हवा जो होती है, जो गर्मियों में एकदम भाई पेड़ के नीचे एकदम बैठो तो कितनी मस्त हवा चलती है, वो वाली हवा आ रही थी और बहुत बेहतरीन लग रहा था। फेंगजिंग हुआंग एक बड़े से पेड़ के नीचे एकदम घास पर एकदम लेटी हुई थी। पीछे से ट्री के ट्रंक को एकदम बैक सपोर्ट बना लिया था और आराम से एकदम मस्त सुकून से लेटी हुई थी। हवा का फील लेते हुए उसने गहरी सांस ली। हवा में एकदम फ्रेश वाइब्स थे और एक इतनी अच्छी वाइब आ रही थी क्या बताएं। थोड़ा सा ग्रास का फ्रेग्रेंस भी मिल रहा था। उसके हाथ में रेंजू की किताब थी, एकदम ब्यूटीफुल और एकदम फाइनली डिजाइंड, एकदम बहुत बेहतरीन दिख रही थी किताब भी। अब वो लास्ट पेजेस तक पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में एकदम शांति थी, जैसे पानी जैसा क्लियर। वो उस पेज को बिना एकदम पलक झपकाए देख रही थी अच्छे से। बचपन से ही रेंजू की कहानी उसने कई बार सुनी थी, लेकिन ड्रीम रियलम के मिस्टिकल एक्सपीरियंस के बाद जब उसने ये किताब दोबारा पढ़ी तो एकदम नए इमोशंस जाग गए थे उसके अंदर। ऐसा लग रहा था कुछ नया पढ़ रही है। किताब के एंड में लिखा था, रेंजू के 10 बच्चे के एक के बाद एक तो मरते गए और खुद रेंजू भी अब ओल्ड हो चुका था, अपनी लाइफ के फाइनल मोमेंट में था। मरने से पहले उसने अपने सभी बच्चों की बॉडीज उठाई और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। उन सबको डेरिवेशन गू के पेट में भेज दिया, जहां वो सब खा लिए गए। उन बॉडीज के साथ साथ कई ड्रीम रियलम्स भी उस डिलीशियस स्मेल की वजह से डेरिवेशन गू के पेट में चले गए और डेरिवेशन गू का पेट एक्सप्लोड हो गया। एक ब्राइट लाइट निकली, उस लाइट ने जमीन पर फर्स्ट बैच ऑफ मॉर्टल्स क्रिएट कर दिए।
फैंग जिंग हुआंग सोचती है क्योंकि डेरिवेशन में ड्रीम रियलम इन्वॉल्व था, इसलिए पहले बैच के ह्यूमंस को सपने आते थे जब वो रात को सोते थे। लोग अक्सर सपनों में फंस जाते हैं, जैसे कि नॉर्थन डार्क आइस सोल, और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। उसने हाथ बढ़ाया और जो किताब थी उसको बंद किया और खड़ी हो गई। फैंग जिंग हुआंग कहती है, मॉम मुझे वापस बिल्डिंग में भेज दो, मैं थक चुकी हूँ। यहाँ पे फेरी बाइकविंग यानी उसकी मॉम एकदम जेंटल वॉइस में कहती है, ओके। अगले ही मोमेंट फैंग जिंग हुआंग को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी और वो तुरंत वहां से गायब हो गई। अगले ही सेकंड में वो अपने रूम के अंदर थी, बिल्डिंग के अंदर। रूम में फेरी बाइकविंग ऑलरेडी वेट कर रही थी। फैंग जिंग हुआंग खुशी से एकदम चमकती आंखों के साथ कहती है, ओ मॉम आज आप फ्री हो? क्या अर्थ क्यूआई ब्लेंड करनी होती है ना? कर सकते हैं। जब कोई गू मास्टर रैंक 6 पे पहुंचता है और गू इमॉर्टल बन जाता है तो उसका प्राइमेसी हेवन और अर्थ और ह्यूमन तीनों क्यूआई को एब्जॉर्ब करता है और वो इमॉर्टल प्राइमेसी बन जाता है। बेसिकली एक छोटा सा वर्ल्ड बन जाता है, ब्लेस्ड लैंड जिसे कहते हैं। गो इमॉर्टल अपने इमॉर्टल प्राइमेसी को मैनेज करते हैं और अपनी कल्टीवेशन लेवल बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे और चीज़ें अंदर जाती हैं, ग्रेजुअली हेवन और अर्थ की वाई कम पड़ने लगती है। जैसे कोई बॉन्साई ट्री हो जो केयरफुली ग्रो हो रहा हो, लेकिन पॉट छोटा पड़ जाए या मिट्टी एकदम मतलब धीरे धीरे कम होने लग जाए, वैसे ही कंडीशन हो जाती है। तभी गो इमॉर्टल अपने ब्लेस्ड लैंड को ग्राउंड पे रखते हैं अर्थ की वाई लेने के लिए, या अपने ग्रोटो हेवन को स्काई में ले जाते हैं हेवन की वाई लेने के लिए। इस क्यूआई को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने ब्लेस्ड लैंड या ग्रोटो हेवन को स्टेबल कर लेते हैं। फाउंडेशन स्ट्रांग होने के बाद ही वो आगे कल्टीवेशन कंटिन्यू करते हैं। फेरी बाइकिंग का करंट स्टेटस यही था। उन्होंने काफ़ी टाइम से ब्लेस्ड लैंड मैनेज किया था, जो अब अनस्टेबल हो रहा था, इसलिए उन्होंने ब्लेस्ड लैंड को ग्राउंड पे प्लेस किया था और खुद अंदर रह के सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अर्थ क्यूआई एब्जॉर्ब कर रही थी। वो सब अपने ब्लेस्ड लैंड में मर्ज कर रही थी। और यहाँ पे फेरी बाइकिंग प्यार भरी नज़र से देखते हुए कहती है, हुआंगर लगता है इस ड्रीम रियलम एक्सपीरियंस के बाद तुम्हारा मेंटल स्टेट काफ़ी मैच्योर हो गया है। पहले तुम शिकायत करती थी और चाहती थी मैं तुम्हारे साथ रहूं, पर इस बार मैं 3 दिन और 3 रात अर्थ क्यूआई ब्लेंड करती रही और तुमने क्वाइटली बुक पढ़ी और गो रिफाइन किया। तुम पहले से ज़्यादा मैच्योर बन चुकी हो और मम्मी इज़ वेरी हैप्पी। फेंग जिंग हुआंग खुशी के साथ मुस्कुराते हुए अपने दांतों को दिखाते हुए कहती है, ऑफ कोर्स हु एम आई, मैं पापा और मम्मी की बेटी हूँ। मैं कैसे आप दोनों को मतलब आप दोनों का नाम खराब कर सकती हूँ? कैसे होने दूंगी ये नाम खराब? उसकी बात फेरी बाइकविंग के एकदम भाई दिल पे लगी, एकदम वो मुस्कुरा गई अपनी उसकी माँ। फेरी बाइकविंग कहती है, जब से फर्स्ट बैच ऑफ मॉर्टल बने हैं तब से उनको सपने आते हैं। सपने देखना अवॉइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इतने सालों में काउंटलेस जीनियस टैलेंटेड लोग, इवन इमॉर्टल वनरेबल्स और डीमन वनरेबल्स, सबके अपने ड्रीम रियलम हैं। ये सब ड्रीम रियलम मिलके एक मैसिव हिडन वर्ल्ड बनाते हैं जो किसी ने देखा भी नहीं है। हुआंगर तुम्हारे पास जो ड्रीम विंग्स है, ड्रीम विंग्स इमॉर्टल को है ना, उसे तुम किसी भी ड्रीम रियलम में फ्रीली एंटर कर सकती हो। ये एक मोमेंट टाइप इमॉर्टल को है और ये तुम्हारे ड्रीम रियलम के इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करता है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यानी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए। फैंग जिंग हुआंग वो कहती है, समझ गई मॉम। इन दिनों जब मैं बू रिफाइन कर रही थी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा रिफाइनमेंट पाथ रियलम अब क्वासी मास्टर लेवल तक पहुंच गया है। ड्रीम रियलम का बेनिफिट तक तो इंसेन है। पहले मुझे रिफाइनमेंट में इंटरेस्ट नहीं था, मैं कभी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस भी नहीं किया, पर अब सिर्फ एक ड्रीम जर्नी के मतलब बाद ही मेरा जो लेवल है इतना बूस्ट हो गया। मैं तो सेक्ट के काफ़ी लोगों को क्रॉस कर लिया सिर्फ एक जर्नी में ही। फेरी बाइकविंग कहती है, तुम ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जीव के ड्रीम में घूमी थी ना, और बिना जानबूझ के उसकी रिफाइनमेंट पाथ की ट्रू मीनिंग गेन कर ली। पर वो इसलिए मिला क्योंकि ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग ज्यू खुद रिफाइनमेंट पाथ के सुप्रीम ग्रैंड मास्टर थे। ड्रीम रियलम बहुत प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत अजीब होता है। हो सकता है अगली बार तुम इतने क्वालिफाइड किसी के ड्रीम रियलम में ना जा पाओ। यानी अभी तो चली गई, इतने बढ़िया ड्रीम रियलम में कोई बंदा था खतरनाक वाला पुराने ज़माने का, तो उसमें चली गई, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम हर बार जा पाओ। फैंग जिंग हुआंग कैजुअली हंस के कहती है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो चलता है। मुझे रिफाइनमेंट में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट टाइम मैं किसी इमॉर्टल वनरेबल या डीमन वनरेबल के ड्रीम में चली जाऊंगी। बस ये थोड़ा सा सैड है कि मैं मेटल पाथ फॉलो करती हूँ,
मेटल पाथ वो लोहे वाला, और 10 वल्नरेबल्स में से कोई भी ये वाला पाथ फॉलो ही नहीं करता था, इसलिए मुझे जो बेनिफिट मिलेगा वो इतना बढ़िया नहीं होगा। फेरी बाइकविंग का दिल एकदम एकदम धक से रह गया। उसने तुरंत ही सीरियस एक्सप्रेशन ले लिया। फेरी बाइकविंग सीरियसली कहती है, हुआंगर लाइटली मत लेना, तुम इस बार सेफ थी क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। वो ड्रीम रियलम डेंजरस नहीं था, लेकिन अगर तुम किसी वल्नरेबल के ड्रीम में चली गई तो तुरंत वहां से निकल आना। वल्नरेबल की पावर का अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकती। फेंगजिंग हुआंग ने अपनी जुबान बाहर निकाली और फिर से एकदम सीधे से बोल दिया, और वो ओबिडेंटली कहती है, ओके माम समझ गई, लेकिन जबान बाहर निकाल के, जैसे होता नहीं है वो बेकार वाला, वैसे ही कि समझ गए लेकिन ना समझने वाली हरकत है कि मना करा गया लेकिन मैं फिर भी करूंगी वो वाला। फेरी बाइकविंग का एक्सप्रेशन फिर से सॉफ्ट हो गया। उसने एक लेटर को निकाला। फेरी बाइकविंग कहती है, ये तुम्हारे पापा का लेटर है। उन्होंने ऑलरेडी रीजनल वॉल ब्रेक कर लिया है और नॉर्थर्न प्लेन्स में एंटर करके अब रेस्ट कर रहे हैं। उनको अभी तुम्हारी अवेकनिंग का पता नहीं चला, पर उन्होंने हमें लेटर भेज दिया है, और तो हम इस लेटर गो का यूज़ करके उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं। तुम उनके लिए कुछ मैसेज लिख दो ताकि उन्हें टेंशन कम हो जाए और वो अपने मिशन पे प्रॉपर्ली फोकस कर सकें। फेंगजिंग हुआंग एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या पापा का लेटर है? उसने जंप करा और फेरी बाइकविंग के हाथ से जो लेटर को लिया और अपने मन जो था मन उसमें डाला, और पर एंड में वो उसे पढ़ ही नहीं पाई। फेंगजिंग हुआंग एकदम नखरे मुंह बना के कहती है, ओह ये तो वो इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल वो है, लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड। मैं तो अभी भी मॉर्टल हूँ, मुझे ये रीड करने का एक्सेस ही नहीं मिला, मैं कैसे करूँगी? फेरी बाइकविंग ने उसके सर पे हाथ रखा। फेरी बाइकविंग कहती है, तुम्हारे फादर इस वक्त नॉर्थर्न प्लेन्स में हैं। बिना किसी इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल बुक के वो रीजनल वॉल कैसे क्रॉस करते? क्या जल्दी है तुम्हें? अभी भी तो मैं तुम्हारी मैच्योरिटी की तारीफ कर रही थी और तुम इतनी जल्दी जल्दी बस ये चिल्लाने लग गई कि इमॉर्टल नहीं हूँ मैं, मेरे को कैसे पढ़ पाऊंगी, मुंह बनाने लग गई। ये कहकर फेरी बाइकविंग ने अपनी एक विल फेंगजिंग हुआंग के दिमाग में भेज दी। फेंगजिंग हुआंग तो इस प्रोसेस में काफ़ी फेमिलियर थी। जैसे ही विल उसके माइंड में आई, हज़ारों थॉट्स जनरेट होने लगे। उसने विल के साथ एक इंस्टेंट कन्वर्सेशन की और तुरंत ही अपने फादर फेंग जुइजे का लेटर देख लिया। और जैसे सारा मतलब डेटा उसके दिमाग में गया ना, तो समझ गई उसे, एक तरीके से उसके दिमाग में सब आ गया इन्फॉर्मेशन। फेंगजिंग हुआंग सॉफ्टली आंखों में एकदम नमी के साथ कहती है, फादर। उसने लेटर पढ़ते वक्त क्लियरली महसूस किया कि उसके पापा उसके लिए कितने ज़्यादा मतलब चिंता कर रहे हैं। उसका दिल भर गया और आंखों में आंसू आ गए। फेंगजिंग हुआंग एकदम भाई मर 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 होता नहीं है, एकदम वो ऐसे होता नहीं है जब कोई हमें डांट देता है तो एकदम मुंह बनाते हम कुछ बोलने लग जाते हैं जो उनको सुनाई नहीं देता, वैसे ही एकदम मरमरिंग पता नहीं करते हुए कहती है, मैं अभी के अभी पापा से मिलना चाहती हूँ। उन्हें पापा मतलब अपने जो पापा को रिफाइनमेंट पाथ का अटेनमेंट दिखाना है मुझे। उन्होंने मेरे रिफाइनमेंट पाथ में ना लेकर बहुत टेंशन ली थी, इसलिए मेरे को सब कुछ दिखाना है, ऐसे मर कर रही थी ये। फेरी बाइकविंग कहते हैं, टेंशन मत ले, मैं लेटर में उन्हें बता दूंगी। फेंगजिंग हुआंग जल्दी से कहते हैं, नहीं 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 मत बताना, मैं सरप्राइज़ देना चाहती हूँ पापा को। फेरी बाइकविंग मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है। उसके बाद फेरी बाइकविंग ने एक और लेटर गो निकाला, और ये भी एक लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड गो था, लेकिन ये रैंक 5 मॉडल गो था। फेरी बाइकिंग कहती है, ये एक और लेटर है तुम्हारे लिए, फेंगयुआन ने भेजा है, काफ़ी टाइम पहले भेजा गया था, चेक कर लो। और ये रैंक 5 वाला इसलिए था क्योंकि फेंगयुआन ने भेजा था। फेंगजिंग हुआंग गुस्से से एकदम दांत पीसते हुए कहती है, क्या फेंगयुआन? इसको नाम याद है? ये नाम सुनते ही उसकी आंखों में आग सी जल उठी। उसकी आईब्रोज तलवार की तरह एकदम भाई शार्प हो गई। उसका सुंदर सा चेहरा एकदम भाई भयानक हो गया, लाल, एकदम भाई गुस्सा आ गया उसके अंदर। उसने तुरंत ही लेटर को छीन लिया और उसका डेटा चेक किया। फेंगयुआन ने लेटर में पहले स्पिरिट एफिनिटी हाउस की इतनी तारीफ की जैसे वो ज्वाइन करना चाहता हो। फिर उसने फेंगजिंग हुआंग के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लेट रिप्लाई के लिए सॉरी भी बोला था। लेटर के एंड में लिखा था, फेंगयुआन का जो लेटर था उसमें लिखा था, मैं इस वक्त हु इमॉर्टल बेस्टलैंड में हूँ, मेरे दरवाजे खुले हैं फेरी फेंगजिंग हुआंग के आने का इंतज़ार करने के लिए। मैंने सुना है स्पिरिट एफिनिटी हाउस की क्विंग क्विंगपू टी काफ़ी फेमस है। अगर आप मुझे इंस्पायर करने आएँगी, तो मुझे भी उस लेजेंडरी चाय का स्वाद मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा। भाई ने माँगा नहीं कि लेते हुए आना, भाई ने बोल दिया कि मिल जाएगा, यानी एक तरीके से कह दिया कि तुम आओगी तो लेके ही आओगी, नहीं आई तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, देख रहे हो चालाकी। फेंगजिंग हुआंग एकदम कहती है, हाँ, कितना कितना बेकार है ये, चाय पीना चाहता है, स्वाद लेना चाहता है, घटिया, चोर, बदमाश, मैं तुझे टुकड़े-टुकड़े कर दूँगी, तेरी हड्डियाँ कुत्तों को डाल दूँगी। उसने लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड गू को इतना ज़ोर से पकड़ा कि भाई एकदम भाई वो एकदम एकदम ऐसे पकड़ लेते एक होता नहीं एकदम फट जाता है लेटर में, एकदम टिश्यू पेपर में अगर तुम्हारे हाथ गीले हैं तो एकदम फट जाता है ना, वैसे टाइप का। फेरी बाइकिंग ने जल्दी से लेटर को उसके हाथ से ले लिया। फेरी बाइकिंग सीरियस होकर कहती है, हुआंगर, यही बात है मैं तुमसे कहना चाहती थी। फेंगयुआन ने एक बार फिर से हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म किया है। वो पहले जैसा नहीं रहा।
अगर तुम उससे अभी स्पार करोगे तो तुम ज़रूर हार जाओगे, उसे जीत पाना पॉसिबल नहीं है। फेंग जिंगहुआंग शॉक में कहती है आँखें बंद करके, क्या? फेरी बाइक्विंग ने उसे बताया कि फेंग युआन अब इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन चुका है। उसके पीछे कोई मिस्टीरियस फ़ोर्स है जिसने इमॉर्टल क्रेन सेट को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फेंग जिंगहुआंग स्लोली एकदम डिसबिलीफ में कहती है, इमॉर्टल ज़ॉम्बी? वो सच में इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया? ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? हम दोनों की एज तो लगभग सेम ही थी ना, फिर उसने इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बिल्ड कर लिया? यहाँ पे फेरी बाइकिंग कहती है, हमारे 10 ग्रेट एशिएंट सेक्ट ने भी गेस किया है। हो सकता है उसके पास कोई स्पेशल इमॉर्टल एक्सेशन मेथड हो, जो उस मिस्टीरियस पावर ने दिया हो। जैसे कि ड्रीम रियलम होता है ना, ऐसे ही तुम्हारे पास भी हो सकता है या उसके पास भी कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे फेंग जिंगहुआंग एक बार आईब्रोज को उठाते हुए कहती है, पर इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन जाने के बाद कल्टीवेशन लेवल तो रुक जाता है ना? फेरी बाइकिंग कहती है, हाँ, सही बात है, पर एक रैंक 5 मॉर्टल और एक रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी में क्लियरली डिफरेंस होता है भाई, गंदा वाला। इमॉर्टल ज़ॉम्बी ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉडी तो स्ट्रॉन्ग है ही, दिमाग उसका तेज चलता है, ऊपर से वो इमॉर्टल भी है, तो नॉर्मल इमॉर्टल और मॉर्टल में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ तो कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर का फ़र्क है। फेंग जिंगहुआंग एकदम डिसडेन में कहती है, चाहे उसने लालच में आके शॉर्ट टर्म बेनिफिट उठाए हों, मजबूरी में किया हो, लेकिन फ्यूचर में वो मेरा मैच नहीं बन सकता। अभी मुझे चैलेंज करके वो बस ये दिखाना चाहता है कि वो अभी मुझे बुली कर सकता है। फ्यूचर में सीन उल्टा हो जाएगा। वो एक कावर्ड है, डरपोक, चूहा, जिसे मैं शर्म नहीं आती, एक दिन उसे बताऊँगी मैं। फेरी बाइकिंग एकदम स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, हुआंगर, अपनी नफ़रत और गुस्से में अंधी मत हो जाओ। फेंगिवान सिंपल इंसान नहीं है। ये लेटर उसने इमॉर्टल क्रेन सेट के अटैक के जस्ट पहले भेजा था। उसका असली मोटिव था कि हमारे स्पिरिट एफिनिटी हाउस से कनेक्शन बनाना। ये एक पॉलिटिकल मूव था। अभी डांगहुन माउंटेन उसके पास ही है और हमारे 10 ग्रेट सेक्ट, एशियंट सेक्ट है ना, उनके साथ वो ट्रांज़ैक्शन कर रहा है। डील चल रही है उसकी। यहाँ पे इधर से उधर माल इधर से उधर किया जा रहा है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में उसका नाम हर जगह सुनाई दे रहा है। हर गू इमॉर्टल को वो जानता है और हर गू इमॉर्टल इसको जानता है। फेंग जिंगहुआंग अपनी एकदम गलती मानते हुए कहती है, मदर मैंने गलती की है, मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। फेरी बाइकिंग कहती है, तो बताओ इस लेटर का क्या जवाब दोगी? इग्नोर करें या रिप्लाई भेजें? फेंग जिंगहुआंग एकदम तुरंत कहती है, ऑब्वियस सा रिप्लाई करेंगे, चैलेंज तो मैंने दिया है, उसने तो बस जवाब दिया है। अगर अब मैं पीछे हटी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया, तो मैं कमज़ोर नज़र नहीं आऊँगी सबको। फेंग जिंगहुआंग एकदम आइज़ को एकदम चमकती आँखों से विद आइडिया कहती है, लेकिन एनिमी स्ट्रॉन्ग है और मैं तो वीक हूँ। सीधा-सीधा मतलब कन्फ्रंटेशन यानी कन्फर्ट करूँगी तो एक तरीके से मैं सामने भिड़ गई जाके, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। अभी थोड़ी देर में सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कल्टीवेशन स्टार्ट होने वाला है। मैं उसे मतलब मैं उस कन्वेंटेशन में रिफाइनमेंट पाथ यूज़ करके पब्लिकली हराना चाहती हूँ। यानी ये कहना चाह रही है कि मैं जाऊँगी, उसे चैलेंज करूँगी कहाँ पर? रिफाइनमेंट में, यानी रिफाइन करवाऊँगी, रिफाइनमेंट में चैलेंज करूँगी। अगर ये बैल-बुद्धि ये सोच रही है कि वो ज़ॉम्बी बन चुका है तो उसके थॉट्स स्लो हो गए हैं, मानते हैं इसके पास थॉट्स स्लो हो गए हैं। लेकिन रैंक 9 विज़डम को क्या बोलें? कटेगा इसका भी गंदा वाला। तब जाके मेरे गुस्से को थोड़ा सुकून मिलेगा। क्या लगता है मदर, मैं सही कह रही हूँ? फेरी बाई को एकदम प्लीज़ टोन में कहते हैं, ये आइडिया अच्छा है। फेरी यहाँ फेरी कह रहा हूँ, फेंग जिंग हुआंग एकदम कहती है, अगले कुछ दिनों में रिफाइनमेंट पाथ गो मास्टर के सपने एक्सप्लोर करूँगी, यानी ड्रीम रियलम होते हैं ना, उनको एक्सप्लोर करूँगी। मेरे को लगता है पता है क्या है? जो ड्रीम रियलम है ना, वो बहुत सारे रियलम से कनेक्ट होता है। यानी जितने भी रियलम्स होते हैं, बहुत सारे रियलम्स हैं। हर किसी का एक रियलम होता है, जो भी ग्रो टू हेवन या उसके ऊपर होते हैं ना, उन सबके पास ड्रीम रियलम्स होते हैं एक तरीके से। तो इनके जितने भी ड्रीम रियलम्स होते हैं, आपस में शायद एक तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम जुड़े हैं, कोई इधर से उधर जा सकता है। कोई कोई वॉल तो होगी, कोई तरीका होगा, बस उसके थ्रू जा सकता है। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं जा सकता। ऐसा बॉर्डर वाइज़ मान लो, जैसे वीज़ा, पासपोर्ट लेके जा पाते हैं ना, ऐसे टाइप से। कोई नॉर्मली डंकी करके तो क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ वो सिस्टम नहीं चलता। लेकिन डंकी वाला मान लो एक तरीके से इसके पास विंग्स हैं कि ये बिना पासपोर्ट वीज़ा के घुस जाती है किसी भी ड्रीम रियलम में। तो इसके पास ये ड्रीम विंग्स है ना, इस वजह से। तो ये तो जा सकती है किसी भी ड्रीम रियलम में। बस इसको जाना है, यही बात है। और ड्रीम रियलम के बारे में हमें इतना ही पता चला है, बहुत बेहतरीन जगह होती है, खतरनाक जगह होती है और ऊपर से फ़ायदेमंद भी रहती है, लेकिन खतरनाक भी है और जाना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा क्या, जैस कुछ ही कुछ लोग जा पाते हैं। जैसे जैसे अपना फेंगवान पहुँच नहीं गया था ड्रीम रियलम में, उस उसी मॉडल के, याद होगा आपको। अभी पिछले वाले एपिसोड में हाई लाओलान और फेंगवान पहुँच गए थे, तो फेंगवान जैसे-तैसे बच के बाहर निकला था, वरना उसकी पूरी की पूरी सोल वहीं फँस जाती, हमेशा के लिए वहीं रह जाती और बंदे की बॉडी थी वो मर जाती।
आपको एग्जाम्पल के तौर पर तो मैं बता दूँ, उसके साथ हुआ था ना स्टार लॉर्ड वांग शियांग, उसके साथ भी तो यही हुआ। वो बंदे की सोल फँस गई उसके ड्रीम रियलम में, उस इमॉर्टल ज़ॉम्बी के, जिसके स्टेरी स्टार्ट ग्रो टू हेवन जो था उसके उसमें, तो याद होगा आपको। तो वही चीज़ मैं बस बता रहा था। तो खतरनाक जगह है यार, ये तो चली जाती है, लेकिन बंदे जाने से थोड़ा डरेंगे। वैसे हो सकता है कि वो ड्रीम रियलम ही इतना खतरनाक था, इस वज़ह से डर रहे हों, क्या पता। आगे देखते हैं हम क्या होता है। फेरी बाइकिंग हँसी, उसके सर पे प्यार से हाथ मारा। बोली, "ये हुई ना मेरी मतलब स्मार्ट बेटी की बात, कि मतलब अपोनेंट को कैसे हटाना है। हराने का यही तरीका है कि उसे रिफाइनमेंट पाथ उसका मतलब देखो, अपनी इसकी बेटी का ना रिफाइनमेंट पाथ स्ट्रॉन्ग है, इसे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उसने भी बताया ना क्वासी ग्रैंड मास्टर कह रहा हूँ, क्वासी मास्टर लेवल पर है। क्वासी मास्टर लेवल, ठीक है? ग्रैंड मास्टर नहीं, मास्टर, ठीक है? तो इसे ऐसा लग रहा है कि ये कर लेंगे, और अगर ये सोच भी रहे हैं कि फेंग युआन ज़ॉम्बी है तो थॉट स्लो है। मानते हैं एक लॉजिकल है, लेकिन हम जानते हैं कि ये काम ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे फेरी कह रहा हूँ, फेंग जिंग हुआंग कहती है आगे, तुम्हें कल्चर्ड बनना है ना, चाय पीना है ना, अच्छा है, मैं तुम्हें क्विंग पू टी के 50 से 60 जार भेज दूँगी। लेकिन अगर कंपटीशन करना है, तो बिना बेट के कैसे चलेगा? मैं तुम्हें नाम भी मतलब जो तुम्हारा नाम है ना, उसको भी नीचे गिरवा दूँगी, क्योंकि फेंग युआन का यहाँ पे नाम बहुत ऊपर चल रहा है। हर जगह उसका नाम चल रहा है, पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में, क्योंकि बंदा गट्स गू सेल कर रहा है, वो भी बिना मतलब एक्सपायर हुए। क्योंकि एक तरीके से जितना भी गट्स गो एक्सपायर हो जाता है, अगर हम उसे नॉर्मल हवा में ले जाएँ। भाई ने एयर टाइट करके एकदम भाई अच्छे से पैक करके भेजा है। लेस चिप्स होते हैं ना, खुला छोड़ दो खराब हो जाएँगे, ऐसे ही टाइप से। बंद करके एयर टाइट में एकदम, तो बेच रहा था। तो ये कह रही है कि मैं इसको टी तो भेज दूँगी, अपनी ये लौंडिया है, 50 से 60 जार भेज दूँगी, लेकिन इसको मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो भी कल्टीवेशन वाला नहीं, रिफाइनमेंट वाला। क्योंकि कल्टीवेशन वाले में तो ये तो पगली हारी पड़ी है। लेकिन रिफाइनमेंट वाले में से ऐसा लग रहा है कि ये फेंग युआन को हरा देगी, जस्ट बिकॉज़ वो ज़ॉम्बी है। देखेंगे वो आगे, इसका तो कटेगा गंदा वाला। लेकिन सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसने बोला है बेट रखेंगे, बेट। अभी देखते हैं फेंग युआन इससे कैसे लूटेगा बेट के अंदर। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है नॉर्थर्न प्लेन्स का लांग या ब्लेस्ड लैंड का सीन। फेंग युआन यहाँ पे कहता है लैंड स्पीड, मैं तेरे लिए एक लाइव डेसोलेट बीस्ट ले आया हूँ, चल चेक कर ले। फेंग युआन ने अपना इमॉर्टल प्राइमेसी खोला, एक साथ डजन्स गूवॉर्म एक्टिवेट किए और एक लॉयन निकाल के जमीन पे रख दिया। ये लॉयन साइज में एक जाइंट एलिफेंट जैसा बड़ा था, इसका कलर ब्राउन येलो था और थिक फर थे, आधे से ज्यादा बॉडी तो कवर हुई पड़ी थी। अभी ये लॉयन सो रहा था, जोर से एकदम ऐसे होते खराटे मार रहा था, और येलो जेड लॉयन था इसका नाम। पहले ये लॉयन हेवनली इंजर्ड था, ऑलमोस्ट डेथ के एज पर था, लेकिन जब तक ये ज़िंदा था, फेंग युआन के करंट पावर और रिसोर्स के साथ वो ईज़िली इसे फुल हेल्थ में हील कर सकता था। लांग या लैंडस्पेट ने अपनी मतलब वो बियर्ड को अच्छे से ऐसे साफ-वाफ करा, अच्छे से ऐसे सहलाया और फिर येलो जेड लॉयन के चारों तरफ एकदम घूम कर उसे अच्छे से चेक करा। अब वो फ्रीली मूव कर सकता था, क्योंकि उसके बॉडी के सारे क्यूआई पाथ के जो सील थे वो हटा दिए गए थे। लांग या लैंड स्पीड कहता है गुड लॉयन, तू तो सोते हुए भी कितना फियर्स लग रहा है, नॉट बैड। ऐसा कहते हुए लांग या लैंड स्पीड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, येलो जेड लॉयन का मुंह खोला, उसके टाइट क्लेंज्ड टीथ को अच्छे से चेक करा कि दांत वहाँ सही है कि नहीं, चेक करा। हाँ, बोला कि हाँ सही है, दांत सही है। फिर उसने लॉयल की जो लॉयन था ना उसकी बॉडी को अच्छे से टच करा, कंटिन्यू करा, बाकी सब चीज़ों को चेक करा, लेग्स चेक करे, सब कुछ चेक करा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान लांग या लैंडस्पीड ने साइलेंटली गूवॉर्म एक्टिवेट करता रहा, जैसे इंस्पेक्ट कर लिया हो, तो वो खुश हुआ। यहाँ पे जो लैंडस्पीड था कहता है नॉट बॉय मतलब इस बढ़िया है, ये तो ज़्यादा बुरा भी नहीं है। इसमें तो काफ़ी मतलब वाइटैलिटी है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। बस ये थोड़ा-सा बुरा है कि मेरा ब्लेस्ड लैंड एक रिफाइनमेंट पाथ ब्लेस्ड लैंड है, तो ये जगह इस जैसे फियर्स बीस्ट के लिए बेस्ट नहीं है। लांग या लैंडस्पीड के पास ऑलरेडी 12 डेसोलेट बीस्ट थे, इसलिए उसका काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो इनमें एक्सपर्ट बन चुका था। डेसोलेट बीस्ट उसके लिए नए नहीं थे। लेकिन लांग या ब्लेस्ड लैंड एक रिफाइनमेंट पाथ ब्लेस्ड लैंड था। यहाँ पे गो रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता था। लेकिन बीस्ट जैसे इसको मतलब बड़ा करना, पाल-पोसना या कोई इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। दूसरी तरफ हू इमॉर्टल वेस्टलैंड एक एन्स्लेमेंट पाथ ब्लेस्ड लैंड था, जो फॉक्स ग्रुप रेस करने के लिए परफेक्ट था। हू इमॉर्टल वेस्टलैंड के फॉक्स ग्रुप से डेसोलेट फॉक्स बनाने के चांस ज़्यादा होते हैं। ब्लेस्ड लैंड और ग्रोटो हेवन सब अलग-अलग होते हैं। हर एक अपनी स्पेशलिटी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस गो इमॉर्टल के इमॉर्टल प्राइमेसी होते हैं। जब गो इमॉर्टल इमॉर्टल बनता है, तो वो हेवन और अर्थ की वाइब अब्ज़ॉर्ब करता है, और जैसे उसका हेवन और अर्थ अंडरस्टैंडिंग होता है, उसी पाथ का इमॉर्टल प्राइमेसी वर्ल्ड बन जाता है। जो भी गूवॉर्म उस मोमेंट में थ्रो करता है, उसके बेसिस पर वही चीज़ बनती है। लांग या लैंडस्प्रेड इस येलो जेड लॉयन से काफ़ी मतलब
प्लीड्स था कि बढ़िया है। उसने तुरंत फेंगयुआन को 88 इमॉर्टल एसेंस स्टोन दिए और साथ ही किलर मूव अनफेमिलियर फेस का डिटेल भी दे दिया। फेंगयुआन ने लैंड स्पीड के सामने ही उस किलर मूव को केयरफुली रीड करा। इस किलर मूव का ओरिजिन काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ये थीविंग हेवन डीमन वनरेबल से आया था। फेंगयुआन कहता है जैसे एक्सपेक्टेड था। थीविंग हेवन डीमन वनरेबल एकदम क्रिएटिव बंदा था, उसने टोटली नई अप्रोच ली थी। फेंगयुआन कहता है ये मूव में सिर्फ 300 गो बॉम्ब्स यूज हो रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, स्ट्रेंथ पाथ, विजडम पाथ और 3 और टोटल 6 डिफरेंस पाथ को इंक्लूड करते हैं। हाँ, बढ़िया, यानी 6-6 पाथ को 6-6 पाथ वाले कोई भी होगा ना तो इसको यूज़ कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर वो किसी और पाथ का भी है तो। कुछ गू वॉर्म तो रेयर भी हैं, मुझे ये मूव रिक्रिएट करने में काफ़ी टाइम भी लगेगा क्योंकि इसमें हर पाथ का कुछ ना कुछ इंक्लूड था, इसलिए सब गू कलेक्ट करने पड़ेंगे। लांग, क्या तेरे पास ये गू वॉर्म्स हैं क्या? लांग या लैंडस्पीड ने हंसी एकदम रोकी और फिर बोला, मैं इस गोबॉम को क्यों रखता? मैं तो ये किलर मूव यूज़ कर सकता ही नहीं, तो क्या करूँगा? अनफ़िल्मियर ये जो अनफ़ेमिलियर फ़ेस है ना, एक वैग्युअली फ़ेमिलियर फ़ेस और फ़ेमिलियर फ़ेस, ये तीनों एक सीरियस मतलब एक सीरीज़ टाइप के मूव्स हैं। बहुत सीरियस मूव हैं और एक तरीके की एक ही सीरीज़ में आते हैं। तुझे अभी जो मिला है, वो सिर्फ़ एक मॉर्टल किलर मूव है, जो किसी अननोन पर्सन का जो फ़ेस है ना, उसमें बना देता है। अगर सामने वाले को वो बंदा पता हो, तो तू एक्सपोज़ हो जाएगा। बाकी 2 किलर मूव्स इमॉर्टल लेवल के हैं। उनमें अगर तू किसी के फ़ैमिलियर फ़ेस का फ़ेस भी ले ले, तो तो भी तू एक्सपोज़ नहीं होगा। ऐसा लगता है कि थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल ने इसकी एक प्रॉपर इनहेरिटेंस छोड़ी है। अगर तुझे चांस मिला, तो तू हो सकता है फ्यूचर में बाकी किलर मूव्स भी ले ले। ये वाला जो था मॉर्टल लेवल का इसलिए। फेंगियन कहता है हाँ, हाँ, मेरी किस्मत इतनी स्ट्रॉन्ग कहाँ है, कैसे कोइंसिडेंस से मिल जाए मुझे बाकी मूव्स, हो सकता है किसी और ने ऑलरेडी इनहेरिट कर लिए हों। ये बोलते हुए भी उसके दिल में एक्साइटमेंट उठ रही थी कि क्या पता, है ना? उसे नॉर्थर्न प्लेन्स में अपना वो टाइम याद किया जब उसने थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल की लुओपो वैली वाली इनहेरिटेंस का एक क्लू मिला था। उसने ऑलरेडी इनहेरिटेंस के गेट ओपन करने के लिए गो रिफाइन कर लिया था, ओपन डोर गो और क्लोज डोर गो, क्योंकि हमें याद है जब पिछली बार उसने बात करी थी ना लुओपो वैली की, उसे जो इनहेरिटेंस मिली थी, एक स्टोन स्लैब, मतलब क्या था पता नहीं, वो जो भी था उसके ऊपर मिली थी, अब पता नहीं कहाँ से मिली थी, मेरे को ये तो याद नहीं, लेकिन उसे जब मिली थी तो उसने ये सोचा था कि मैं अभी यहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि मैं अभी कॉन्टेस्ट में हूँ। इस कॉन्टेस्ट को मुझे पार करना है, हाई लॉलन को मतलब कॉन्टेस्ट जितवाना है और फिर ट्रू यांग बिल्डिंग में जाना है और इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड में एंटर करके ट्रू यांग बिल्डिंग में जाना है। ये उसका मोटिव था, इसलिए उस टाइम पे उसने लुओपो वैली का जो प्लान था उसको एक तरीके से बीच में छोड़ दिया था कि बाद में देख लेंगे इसको। और उसके लिए पहली बात वो रेडी भी नहीं था क्योंकि उसके पास 2 गु नहीं थे। पहला अगर वो जाता है, क्या पता कोई उसका पीछा कर ले या क्या पता कोई भी और वहाँ पे आ जाए, तो इस चीज़ के बचने के लिए वो गेट बंद कर सके और गेट वो खोल सके, इस चीज़ के लिए उसके पास गु होना चाहिए जिसका नाम था ओपन डोर गु और क्लोज़ डोर गु। तो उसके पास तब ये नहीं थे, इसलिए उसने सोचा था कि बाद में जब ये सब हो जाएगा, निपट जाएगा, तो मैं ये गु रिफाइन करूँगा और तब जाऊँगा इस लुओपो वैली के क्लू पे। देखेंगे अब वो जाएगा, कैसे जाएगा, अभी जाएगा या बाद में जाएगा, ये तब हमने बात की थी। लेकिन अब ये शायद प्रेज़ेंट टाइम में अब ये शायद जाने वाला है, हो सकता है जाए, है ना? लेकिन अब तक उसने कुछ एक्शन नहीं लिया था। गो मास्टर इनहेरिटेंस मिलना ईज़ी नहीं होता किसी भी गो मास्टर की, स्पेशली डेमोनिक पाथ इनहेरिटेंस। वो तो और भी ज़्यादा टफ और डेंजरस होते हैं। थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल की इनहेरिटेंस श्योरली एक सुपर रिस्की जगह थी। अभी सिचुएशन अनक्लियर थी और मैरिड सेल्फ टेक्निक भी अनस्टेबल थी, यानी एक तरीके से यूजेबल भी नहीं है वो। इसलिए फेंगिवान ने सोचा कि फिलहाल रुक जाना बेटर है। फेंगिवान को इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही गेस किया था। फेंगिवान सोचता है जो क्लू मेरे पास है वो क्लियरली अकेला नहीं हो सकता। थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल ने मतलब नहीं चाहा कि उसकी इनहेरिटेंस हिडन रहे, इसलिए उसने इंटेंशनली क्लू स्प्रेड किए थे ताकि चांसेस बढ़ सके। ये इनहेरिटेंस बहुत पुरानी है, हो सकता है कोई और ऑलरेडी उस तक पहुंच चुका हो। किसी और को मतलब छोड़ो, किसी और को तो छोड़ो ही, क्या पता स्पेक्ट्रल सोल डीमन वल्नरेबल को देखो। उसने डांगहुन माउंटेन और लुओपो वैली का यूज़ किया था सोल पाथ के लिए, और क्योंकि थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल की इनहेरिटेंस भी लुओपो वैली से लिंक्ड थी, तो हो सकता है स्पेक्ट्रल सोल डीमन ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हो चुका हो। इनफैक्ट हो सकता है उसने लुओ वैली को ही ले लिया हो। अपने माइंड क्लियर करते हुए फेंगिमान ने 3 मतलब एक कंप्लीटेड इमॉर्टल गू रेसिपी निकाले और लैंड स्पीड को दे दिया, वही अपना पुराना तरीका कि ले रेसिपी ले और मुझे इमॉर्टल स्टोन दे।
फेंगयुआन ने कहा ये रहा हमारा करंट ट्रांजैक्शन। लैंडस्पेड ने इमॉर्टल गो रेसिपी लिए, उन्हें प्रॉपर्ली चेक किया। जब वो परफेक्ट निकला तो उसने फेंगयुआन के टैलेंट की फिर से तारीफ करी। लैंडस्पेड कहता है रास्कल, मैं रियली किसी को एडमायर करता हूँ, लेकिन तू तो इमॉर्टल गो रेसिपी रिड्यूस करने में रियल जीनियस है। मेरा नज़रिया बदल गया है तेरे लिए। फेंगयुआन कहता है लैंडस्पेड, मैं भी इसी टॉपिक पे बात करना चाहता था। जो हमारा इमॉर्टल गो रेसिपी वाला ट्रांजैक्शन है, उसमें मुझे थोड़ा-सा चेंज चाहिए। तो लैंडस्पीड कहता है ओह! फेंगियन कहता है अब तक मैं तेरे जितने भी इमॉर्टल गो रेसिपी थे, जिनमें हाई मतलब कंप्लीटेशन चांस थे, सब रिड्यूस कर चुका हूँ। अब जो तेरे पास बचे हैं, वो 60 से 70% वाले बचे होंगे। यानी वो कहना चाह रहा है इसके पास पहले 90% कंप्लीट थे, 95% कंप्लीट थे, तो फेंगियन वो सारे कर चुका है जो ज़्यादा वाले थे। लेकिन अब 70 या 60 वाले बचे हैं, यानी इसमें फिर 80, 90, 100 यानी 30-30 और करना पड़ेगा। 30% रिड्यूस करना यानी 30 इमॉर्टल ब्लीड यूज़ करना, तो समझ रहे हो? इस तरीके से वो कह रहा था। और इवन 50 से भी कम वाले थे इसके पास तो। मुझे डिड्यूस करना है लेकिन वो काफ़ी टाइम लगेगा और 1 पे 1 या 2 महीने लगने वाले हैं, तो मैं कुछ और काम नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारा ट्रांज़ैक्शन का फॉर्मेट थोड़ा-सा बदला जाए। फेंगियन बात खत्म भी नहीं कर पाया था, लैंडस्पीड ने तुरंत ही शेक कर दिया। वो कहता है नोप, चेंज नहीं करना। क्यों चेंज करें? मैं इतने सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन तुझे इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि तू रेसिपी रिड्यूस कर सकता है। तू एक विज़डम पाथ गो इमॉर्टल है और इतना स्किल्ड है रिड्यूस करने में। अब रुकना चाहता है, क्यों? एट मोस्ट मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पे भी कर दूँगा तुझे अगर तू चाहे तो, बस तू रुक मत। क्योंकि फेंगियन एक तरीके से कह रहा था कि मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे चांस चाहिए, मुझे थोड़ा-सा और टाइम लगेगा, मुझे टाइम दे दो। ये कहना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया कि ले और पैसा ले और मेरे लिए काम कर। फेंगियन कहता है लैंडस्पीड, अभी मना मत कर, एक बार मेरी बात सुन ले, तू डेफ़िनेटली इंटरेस्ट आएगा तेरे को। फेंगियन कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, मेरी सजेशन ये है, अब से तू इमॉर्टल वो रेसिपी डिड्यूस करेगा। जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम आए, तू स्टक हो जाए, तो मैं तुझे हेल्प करूँगा और नेक्स्ट स्टेप को डिड्यूस करने में, और हर बार मैं बस 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन चार्ज करूँगा। लैंडस्पीड कहता है व्हाट? ये डील है? लैंडस्पीड एकदम से डीप सोच में चला जाता है, क्योंकि देखो 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन देना उसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है और फेंगियन का यहाँ पे टाइम भी बचेगा, ऊपर से सब कुछ इसे डिड्यूस नहीं करना पड़ेगा फेंगियन को। भले यहाँ पे इमॉर्टल एसेंस स्टोन कम मिल रहे हैं भाई को, लेकिन फिर भी इतना तो सही है ना कि टाइम बच रहा है। मेरे हिसाब से टाइम ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है। लांग या लैंडस्पेड काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गया था फेंगिवान के सजेशन सुन के। उसको इमॉर्टल वो रेसिपी डिड्यूस करने में प्रॉब्लम आ रही थी और फेंगिवान का प्लान ईज़ी और चीप भी था। हर स्टेप के लिए बस 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन, यानी कोई भी दिक्कत आएगी तो बस 2 स्टोन दो और फेंगिवान उसे ठीक कर देगा। सिर्फ़ एक दिक्कत को, बाकी उसे खुद ही रिफाइन करना पड़ेगा। लांग ये कहता है तेरा प्रॉफ़िट तो काफ़ी कम हो जाएगा ना। ओह वेट! तेरा गट्स गू का बिज़नेस तो ऑलरेडी बूमिंग है ना, इसलिए मतलब ये काम छोड़ रहा है ना तू? यहाँ पे फेंगियन हँस के कहता है, मैं तेरा भी फ़ायदा कर रहा हूँ ना। इमॉर्टल को रिफ़ाइन करते टाइम फेलियर रेट हाई होता है। मैं तेरी इमॉर्टल एसेंस स्टोन की बचत भी तो करवा रहा हूँ। लैंडस्पेड कहता है हाँ, ठीक है, मान लेता हूँ, पर एक कंडीशन है। फेंगियन कहता है क्या कंडीशन? लैंडस्पेड कहता है क्वीन बाई शेंग का ऑक्शन पता है तुझे? फेंगियन कहता है हाँ, पता है। लांगिया कहता है मुझ पर रिसेंटली एक मिस्टीरियस फोर्स ने अटैक किया था। मैं कुछ गू इमोटर्स को पकड़ लिया। अब उनके ब्लेस लैंड्स बेचना चाहता हूँ ऑक्शन में। फेंगियन शॉक्ड हो जाता है। ब्लेस लैंड बेचना, ये तो बड़ा बिजनेस है। इसे तो लोग अपना कल्टीवेशन लेवल भी बूस्ट कर सकते हैं। तो खुद क्यों नहीं यूज़ कर रहा है इस चीज़ को? लांगिया लैंडस्पीड कहता है क्योंकि उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे और भी हाई लेवल मास्टरी चाहिए और मैं अपना ब्लेस लैंड फिर से ग्रो टू हेवन बनाना नहीं चाहता। उसमें ट्रबुलेशन ज़्यादा डेंजरस होती है। फेंगियन कहता है तो तू मुझे बोल रहा है कि मैं ऑक्शन में सेल करूँ इस सबके सामने जाके ये ब्लेस लैंड्स? लैंडस्पीड हँसते हुए कहता है एग्ज़ैक्टली, मेरा नाम यूज़ करके तू सेल कर जाके। फेंगियन एंग्रीली कहता है पागल हो गया है क्या? मुझे सबसे बड़ा टारगेट बना रहा है तू। लोग सोचेंगे कि मैं ही वो फोर्स हूँ जो गुई मॉडल को पकड़ रहा है। अगला अटैक तो मेरे ही ब्लेस लैंड पे हो जाएगा। लांग ये कहता है अरे तू तो अनफेमिलियर फेस किलर मूव यूज़ कर सकता है ना, कोई तेरा असली चेहरा पहचान ही नहीं पाएगा। फेंगियन आइस को एकदम ऊपर करते हुए कहता है तो इसलिए तू इतना जनरस बन रहा था? सब प्लान बना रखा था क्या तूने पहले ही से? तो यहाँ पे लांग एंग्री होते हुए कहता है रास्कल, तुझ में दम है। तू इंपीरियल कोर्ट ब्लेस लैंड डिस्ट्रॉय कर चुका है, 88 रैंक बिल्डिंग तक को गिरा दिया है। अब क्या चीज़ का डर लग रहा है तुझे? है किस चीज़ का तूने डर मार रखा है? पेंगुइन यहाँ पे कोल्डली कहता है स्प्लिट करना होगा 60% मतलब मेरा और 40 तेरा। हैं? इसे बोलना चाहिए था 40 मेरा 60 तेरा। क्या बोला है? 60 मेरा 40 उसका। देख रहे हो? देख रहे हो? लांग या साउट होते हुए कहता है क्या 60 तू लेगा?
पेंगुइन कहता है ऑफ कोर्स, लाइफ रिस्क पे लगा रहा हूँ भाई मैं, तो फ्रेंडली प्राइस है ये तो। यहाँ पे लैंड स्पीड कहता है फ्रेंडली, तू तो दोस्ती के नाम पे लूट रहा है मुझे। पेंगुइन एकदम हंसते हुए कहता है सोच ले भाई, अभी ऑक्शन में टाइम है, मैं तो जा रहा हूँ। और लांगिया एकदम चिल्लाते हुए कहता है गेट लॉस, निकल तू यहाँ से पहले। अब यहाँ पे सीन दिखाते हैं, हु इमॉर्टल बेस्टलैंड डांगहुन पैलेस। फेंगयुआन एक कुशन पे बैठा था, सामने स्टार डीमन बैट के बैट विंग्स फ्लोट हो रहे थे, एरी ब्लू कलर के, पिंक एकदम पिंकी साइज के शाइनी स्किल्स के साथ। 9 दिन और 9 रात लग गए थे रिपेयर करते करते इन चीज़ को, क्योंकि भाई लेके तो आया था, लेकिन ये जो डीमन बैट था ना भाई, इसके पंख एकदम खराब हो गए थे, क्योंकि वो शीली वो मंकी किंग था, और ऊपर से वो स्टार लॉर्ड वांग शियांग, तो याद होगा आपको वाला सीन, वहाँ पे उस डीमन बैट को कुत्ते की तरह मारा था शीली ने, यानी मंकी किंग ने, इसलिए। फेंगयांग कहता है सब कुछ इस मोमेंट पे डिपेंड करता है। उसने एक मॉडल को समन किया, फिंगर से फ्लिक करके विंग्स छोड़ा और ग्रीन लिक्विड बन के विंग्स पे एकदम स्प्रेड हो गया। फिर धीरे धीरे विंग्स पे फाइन ग्रीन हेयर ग्रो होने लगे। फेंगयुआन ने हर एंगल से इंस्पेक्ट किया, सेटिस्फाई हुआ। फेंगयुआन कहता है जब शीली ने अटैक किया था, विंग्स टोटली डैमेज हो गए थे। मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि रिपेयर हो पाएंगे या नहीं। फिर उसने हाथ घुमाया, हंड्रेड्स ऑफ गू वॉर्म्स विंग्स के अराउंड घूम गए और एकदम सिक्योरली उसे एकदम पैक कर लिया। उसने डोर बंद कर दिया, विंग्स डार्कनेस में एकदम छुप गए, अब कोई भी लाइट नहीं थी अंदर। फेंगयोन कहता है लैंड स्पीड। लिटिल हुई मॉडल एक्साइटेड होते हुए कहती है मास्टर आपने बुलाया। फेंगयोन कहता है ट्रेजर येलो हेवन में जब बिजनेस स्टार्टअप किया था, क्या अपडेट मिला उसका। लिटिल हुई मॉडल कहती है सिर्फ एक डेसोलेट बीस्ट कॉप्स बिका है अब तक तो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, शीली ने फेंगयुआन को ऑलरेडी स्पॉट कर लिया था, इसलिए उसने ओपनली कॉप्स सेल पे डाल दिए थे। हाई लाउलन और फेंगयुआन जो चाहिए था ले लिया और बाकी सब बेचने पे डाल दिया। फेंगयुआन कहता है येलो जेड लॉयन प्लस बैट विंग्स मुझे चाहिए, उसने ले लिया। और हाई लाउलन ने फ्लाइंग बियर कॉप्स लिया और बाकी के कॉप्स को सेल पे डाल दिया। और डील ये थी कि जो बिकेगा ना उसमें 40% प्रॉफिट हाई लाउलन का होगा, बाकी 60% उसका। ये था स्नोई माउंटेन अलायंस की वजह से फेंगयुआन पे फुल ट्रस्ट था। नॉर्मली ये कॉप्स 4 से 6 घंटे में बिक जाते, लेकिन फेंगयुआन ने ट्विस्ट डाला था, सिर्फ बार्टर सिस्टम में डील करनी थी, यानी एक तरीके से कुछ दो कुछ लो वाला सिस्टम। एक तरीके से एक्सचेंज लिस्ट ये थी, इमॉर्टल ज़ॉम्बी टू ह्यूमन कन्वर्सेशन मेथड इन्फो, अगर किसी के पास हो तो बता दो कि ज़ॉम्बी से ह्यूमन कैसे बन सकते हैं। व्हाइट लोटस जायंट सिल्क वॉर्म गू की रेसिपी या इन्फो या गू वॉर्म मिल जाए तो भी बढ़िया है। और बैट डेसोलेट बीस्ट विंग्स। चौथा टॉप टायर मॉर्टल किलर मूव्स। पांचवा बोन पाथ गू वॉर्म्स और एक्सचेंज में बोन विल मतलब हो जाएगा। छठा विजडम पाथ इनहेरिटेंस और इन्फॉर्मेशन। लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, टॉप आइटम्स पे डिस्काउंट मिलता और बायर्स को। फेंगयुआन को इमॉर्टल एसेंस स्टोन की नीड नहीं थी, इसलिए गुड्स चाहिए थे। रिजल्ट क्या था, 12 दिन में ही सिर्फ एक बीस्ट बिका था, क्योंकि ये चीज़ लगा रखी थी ना। फेंगयुआन कहता ओ किस चीज़ के लिए एक्सचेंज हुआ है। लिटिल हुई मॉडल कहती है एक चेस्टनट याक मिला, उसके बदले बायर ने बैट विंग्स और एक किलर मूव 100 ली आई दिया। मॉर्टल किलर मूव वैल्यू बताई जाती है इसकी, जो 0.5 यानी 0.5 या 1 एसेंस स्टोन बेसिक लेवल के होते हैं, जैसे स्पाइरल ड्रिल स्टार स्पीयर 1 का होगा, और ये जो होते हैं 1 या 0.5 इतने ही मॉर्टल एसेंस स्टोन लगते हैं इसमें। दूसरा क्या होता है, जो एवरेज लेवल के होते हैं ना, बढ़िया वाले एवरेज लेवल के मॉर्टल वाले होते हैं, जो इमॉर्टल वाले तक को टक्कर दे देते हैं, टक्कर देते हैं, जीतते नहीं टक्कर देते हैं। एवरेज वाले इमॉर्टल एसेंस स्टोन लेते हैं 2 या 2.5 एवरेज वाले, जैसे हेयर आर्मर 9 क्लाउड रिंग ऐसे। फिर आते हैं मिड टायर के, मिड टायर वाले ये होते हैं जैसे ब्यूरियल ड्रैगन सैंड कफिन, ये होते हैं तगड़े, ये 3 इमॉर्टल एसेंस स्टोन लेते हैं बिकने में। फिर आता है 4 से 5 इमॉर्टल एसेंस स्टोन लेने वाला, जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मूव होते हैं, जैसे आइस ड्रिल स्टारडस्ट लॉयन फॉर आर्मर। ये होते हैं, ये इमॉर्टल किलर मूव को फुल टक्कर देते हैं, एकदम मुंह पे खड़े हो जाते हैं, मुंह पे कि ले आ भिड़ ले, जो करना है उखाड़ ले, ऐसे होते हैं ये 4 से 5 इमॉर्टल एसेंस स्टोन वाले। फिर आते हैं छठे टॉप टायर रेयर हाई वैल्यूएबल ट्रू सॉलिड बैट विंग्स। अगर 3 बैट विंग्स यूज्ड हो जाएँ तो मज़ा आ जाए, टॉप टायर का बन जाएगा। और कभी-कभी तो ये इमॉर्टल मूव को भी हरा देता है, ये मॉर्टल मूव्स होते हैं। ये मॉर्टल मूव की लिस्ट थी, जो किस हिसाब से कैसे बेचा जाता है, क्या हिसाब है, इस तरीके से वो बताया गया था, जो कि आप सबने देख ही लिया। और ये जो किलर मूव्स होते हैं ना, ये किलर मूव्स ना गो इमॉर्टल की बैटल पावर का मेन फैक्टर होते हैं। किसी-किसी के पास भाई इमॉर्टल किलर मूव होते हैं, किसी-किसी के पास मॉर्टल किलर मूव होते हैं। और यहाँ पे अभी हमने मॉर्टल किलर मूव की वैल्यू और उसके कितने एसेंस स्टोन में बिकते हैं, मिड, एवरेज, हाई टायर, ये सब वाले हमने देख लिए। अब आगे देखते हैं। फेंगयोन के पास जब आइसी ड्रिल स्टारडस्ट और हेयर आर्मर और लाइट इल्यूजन बैट विंग्स थे, तब उसकी पावर टॉप टायर रैंक 6 लेवल तक पहुँच चुकी थी। और पिछली लाइफ में उसके पास 12 से ज़्यादा मॉर्टल किलर मूव थे और मोस्टली टॉप टायर के थे।
वैल्यू करीब मान लो 6 इमॉर्टल एसेंस स्टोन की थी, तब उसका बैटल स्ट्रेंथ पीक पे था। लेकिन रैंक 7 आते ही गेम चेंज हो जाता है। ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस वाले किलर मूव बन जाते हैं बस रेगुलर। ग्रीन ग्रेप वाले यानी जो रैंक 6 पे होता है ग्रीन ग्रेप, वही रेगुलर बन जाते हैं। फिर आता है उसके बाद रेड डेट इमॉर्टल एसेंस। ये वाले मूव्स बन जाते हैं हिडन ट्रम्प कार्ड, क्योंकि ये होते हैं तगड़े, क्योंकि ये होते हैं रैंक 7 वाला एसेंस। इमॉर्टल गू होना रैंक 7 पे मैंडेटरी होता है, बिना उसके यानी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम रैंक 7 पे हो इसलिए तुम्हें इमॉर्टल गो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। बिना उसके रैंक 7 तक पहुँचना ही नहीं होता। ऐसा मान लो तुम पहुँचो ही मत, पहुँचने वाले भी हो तो भी मत पहुँचो। जैसे ही हाई लेवल अपने स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव को इमॉर्टल बनाने की कोशिश कर रही थी, एक इमॉर्टल गू से मल्टीपल इमॉर्टल गू या इमॉर्टल किलर मूव बन सकते हैं। एक इमॉर्टल गू से मल्टीपल किलर मूव्स बन सकते हैं, इमॉर्टल वाले गू नहीं बन सकते, इमॉर्टल किलर मूव, सॉरी उस चीज़ के लिए। और डिपेंडिंग ऑन अ मॉर्टल गू यूज्ड। एग्जाम्पल के लिए फेंगिमान का मैरिड सेल्फ ऑफेंसिव मूव था, लेकिन उसका कोर क्लीन सोल इमॉर्टल गो था, जो एक्चुअल में एक सपोर्ट गो था। इसलिए लिटिल हुई इमॉर्टल कहती है 100ली आई मिला था और एक पेयर ऑफ बैट विंग्स था। फेंगियन कहता है ये क्लियर मूव की वैल्यू 6 इमॉर्टल एसेंस स्टोन थी और 100ली तक क्लियर देख सकता है, और मुझे ऐसा ही एक इन्वेस्टिगेट मूव चाहिए था, यानी 100ली तक भाई अब क्लियर देख सकता है अगर इसने यूज़ करा इस चीज़ का तो। फेंगियन कहता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे दूसरा बैट विंग्स का पेयर मिल गया, यानी एक तरीके से एक पेयर पहले से था जो अभी कर रहा था जिसके साथ सीन, दूसरा पेयर और मिल गया। अब एक और पेयर मिल जाए तो हाई टायर का किलर मूव बन जाएगा भाई के पास। मॉर्टल किलर मूव में हाई टायर का बहुत तगड़ा होता है, हाई टायर का, तो वो बन जाएगा। लेकिन 6 विंग्स चाहिए होते हैं, इस पे अभी इसके पास 4 आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक पेयर में 2 विंग्स होते हैं इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। लिटिल हुई मॉडल कहती है नहीं मास्टर, सब नॉर्मल है। ऐसी पीसफुल लाइफ रिबर्थ के रेयर थी, लेकिन फेंगियन अभी भी चिल नहीं हुआ था क्योंकि अभी उसे और चीज़ें चाहिए। उसने स्टेरिस काइग्रोटो हेवन में जो ड्रीम रियलम देखा था, उसके बाद से उसको लग रहा था कि न्यू एरा का टाइम आ रहा है। अब नेक्स्ट फ्यू डेज में देखते हैं। फेंगियन दूसरा बैट विंग्स हैंडल कर रहा था। हैरी मैन को लगा दिया था गो रिफाइनमेंट में। फोकस था एयर सेक गो, जो गड्स को स्टोर करते थे उनको बनाने में। प्रैक्टिस के लिए ग्रुप स्ट्रेंथ गो और ये स्मॉल फैमिली क्यूआई गो भी यूज़ हो रहे थे यहाँ पे। ये गो रेसिपी एशिएंट थे, रेयर मटेरियल चाहिए होते थे, इसलिए फेंगियन पहले प्रैक्टिस करवा रहा था। फेंगियन के रूल सिंपल था, खरीदना है तो मतलब काम लेना ही लेना है, यानी कि कोई चीज़ अगर खरीद लिया तो उसका काम आना ही चाहिए। 3 दिन बाद ट्रेजर येलो हेवन जो था स्टिल क्वाइट था, अभी तक शायद कुछ बिका नहीं। फेंगियन ने नए बैट विंग्स का थोड़ा काम कंप्लीट करा, लेकिन स्टार डीमन बैट के विंग्स अभी इंक्यूबेट हो रहे थे। और सीक्रेट रूम में फाइनल मोमेंट देखते हैं। फेंगियन ने रूम ओपन करा, ग्रीन हेयर विंग्स फुली ग्रो हो चुकी थी अब, क्योंकि वो जो इंक्यूबेट हो रहे थे अब ग्रो हो चुके हैं। फेंगियन कहता है यहीं पे डिसाइड होगा सक्सेस या फेलियर। उसने मॉडल को यूज़ करा स्नैप, एक स्पार्कल हुआ, विंग्स जाके ग्रीन फायर में एकदम भाई जल टाइप के गए। आँख झपकते ही ग्रीन हेयर जल गया और नीचे से ब्लैक बैट विंग्स निकले, लेकिन उस पे एकदम थिक ऐश लेयर थी। फेंगियन कहता है फेल हो गया। उसने हल्की सांस छोड़ी, विंग्स ब्रिटल चारकोल बन के ज़मीन पे गिर गए और ब्रेक हो गए। जब शीली ने बैट को मारा था, उसने विंग्स डिस्ट्रॉय करके उसका फ्लाइंग एडवांटेज खत्म कर दिया था, इसी वजह से बैट मारा गया था। फेंगियन कहता है कोई नहीं, मेरे पास एक और पेयर है। नेक्स्ट मोमेंट फेंगियन वापस से बिजी हो गया रिफाइनिंग प्रोसेस में, वापस से करेगा, देखेगा कि एक बार दोबारा से मर्ज करने की कोशिश करे अपनी बॉडी में। मर्ज करा, आके लगे पीठ पे भी, लेकिन पीठ पे लगने के बाद पता नहीं क्या हुआ, सारे के सारे एकदम कोयला बन के एकदम ज़मीन पे गिर के एकदम गायब हो गए, डस्ट बन गए। इसलिए फेंगियुआन के लिए दूसरी बार डेसोलेट बीस्ट बैट विंग्स रिफाइन करना पहले से काफ़ी इजी था। हु इमॉर्टल बेस्टलैंड में आधा महीना रहकर उसने फाइनली ये विंग्स अपनी बैक पर ट्रांसप्लांट कर दिए, और हमेशा की तरह इस बार भी फेंगियुआन ने पेन का सेंस एक्टिव रखा था। उस दिन वो डांगहुन माउंटेन के टॉप पे अपने किलर मूव टेस्ट कर रहा था। फेंगियुआन कहता है 100 ली आए। जैसे ही उसने एक्टिवेट करा, उसकी रेड पुपिल्स बड़े हो गए और 100 ली तक का सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखने लगा। चाहे वो घास हो, चाहे एकदम कुछ भी हो, एक छोटी से छोटी चीज़ें दिख रही थी उसे। उसे आगे मतलब आगे के धीरे-धीरे ब्लरी होने लगा। मतलब देखो 100 ली तक तो उसे दिख रहा था, लेकिन 100 ली के बाद जो हिस्सा था वो थोड़ा बहुत ब्लरी-ब्लरी लग रहा था। और 400 ली के बाद तो सब कुछ बस एक शैडो जैसा दिखाई दे रहा था। फेंगियुआन सोचता है ये बेस मूव है 1000 ली आई का। वो इमॉर्टल किलर मूव है जिसमें इमॉर्टल को चाहिए होता है। 6 इमॉर्टल एसेंस स्टोन की वैल्यू के हिसाब से इसका आउटपुट सॉलिड है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कोई डेसोलेट मतलब कोई भी मतलब डेसोलेट कह दिया और कोई ऑब्स्टिकल आ गया, जैसे कोई बीच में चीज़ आ गई हो, रास्ता रोकने वाली कुछ भी आ गया, तो ये देख नहीं पाता, विज़न एकदम ब्लॉक हो जाता है। उसने ये प्रो कॉन्स याद रखे कि मतलब इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बेकार चीज़ें हैं। फिर हल्की सी बैट विंग फ्लैप करके हवा में उड़ गया।
उड़ते वक्त भी 100ली आई एक्टिवेट रखा। आसमान और ज़मीन दोनों साइड से क्लियर देखते हुए सब कुछ चेक कर रहा था। फिर उसने एक और क्लियर मूव एक्टिवेट करा, लॉयन फर आर्मर। एकदम से ब्रोंज़ आर्मर उसकी बॉडी पे आ गया, हेलमेट लॉयन जैसा हो गया, विंग्स पे हेवी प्लेटेड्स कवर हो गए, टोटल डिफेंस अपग्रेड हो गया। लेकिन फेंग युआन फ्रस्ट्रेटेड होता कहता है, स्पीड कम हो गई यार, लॉयन फर आर्मर और ट्रू सॉलिड बैट विंग्स एक साथ परफेक्ट नहीं चल रहे हैं। आर्मर और डिफेंस बढ़ता है, लेकिन विंग्स स्लो हो जाते हैं। अगर आर्मर ना यूज़ करूँ तो फास्ट हो जाता है, लेकिन वीक पड़ जाऊँगा अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा आर्मर तो। ये इशू उसके एक्सपर्टीज़ से बाहर था। इस लेवल के मूवमेंट किलर मूव के लिए 3 डिफरेंट दाव मार्क्स को बैलेंस करना पड़ता, और वो अभी सिर्फ मास्टर लेवल पे था ट्रांसफॉर्मेशन पाथ में। अगर ग्रैंड मास्टर होता तो शायद पॉसिबल होता, बट ग्रैंड मास्टर बनने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर का टाइम और डीप एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अभी तक उसके बेस्ट अटेनमेंट रियलम सिर्फ ब्लड पाथ और स्ट्रेंथ पाथ में थे, क्योंकि उसमें ही वो एकदम भाई ऊपर लेवल का था। ब्लड पाथ ग्रैंड मास्टर उसने प्रीवियस लाइफ में 200 से 300 साल लगा के अचीव किया था। स्ट्रेंथ पाथ का भी ग्रैंड मास्टर था, लेकिन उसमें थोड़ा सा पास्ट का एक्सपीरियंस और मेजर पार्ट रेकलेस सेवेज डीमन वनरेबल के ट्रू मीनिंग से मिला था। यानी पिछली ज़िंदगी का भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ का नॉलेज था, और इस ज़िंदगी में तो भाई एक अपॉर्च्युनिटी मिल ली वो रेकलेस सेवेज डीमन वनरेबल से, तो हो गया। तो सेम 200-300 साल का दोनों का मान लो हो गया। अब गू इमॉर्टल लेवल पे इंसान अपना लाइफ स्पैन एक्सटेंड करता है। नॉर्मल ह्यूमन सिर्फ 100 साल जीते हैं, लेकिन गू इमॉर्टल 100 या 1000 साल से भी ज़्यादा जी जाते हैं कभी-कभी तो। इसलिए एक्यूमुलेशन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शीली इमॉर्टल मंकी किंग को फेंगयुआन और हाई लाओलान नहीं हरा पाए थे। क्यों? क्योंकि शीली ने कॉम्बैट इमॉर्टल सेक्ट ज्वाइन करने के बाद लगभग 300 साल का एक्सपीरियंस कलेक्ट किया था, और फेंगयुआन और हाई लाओलान तो अभी भी गू इमॉर्टल बने थे जस्ट अभी-अभी। इसलिए मतलब वो तो नए-नए लोग थे गू इमॉर्टल के दायरे में देखें तो। कंपैरिज़न का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो फिर उन दोनों के रैंक 6 बैटल पावर कैसे इतनी हाई थी? फेंगयुआन ने 88 रैंक बिल्डिंग ने मतलब वहाँ से तो काफ़ी बेनिफिट्स निकाले थे, इस वजह से उनकी मतलब इतना अच्छा रैंक 6 होने के बाद भी उनके पास अच्छे-अच्छे रिसोर्स थे, जिसकी वजह से नॉलेज तो देखो फेंगियान के पास थी, रिसोर्स भी आ गए, इस वजह से वो बढ़िया हो गया। रही बात हाई लाओलान की, हाई लाओलान ने अपनी माँ की इनहेरिटेंस और फेरी लीशान की हेल्प ली थी, जिसकी वजह से वो भी अब इतनी बढ़िया थी, क्योंकि जो नए-नए इमॉर्टल्स होते हैं ना, जैसे ताई बएनशेंग, वो कुछ नहीं कर पाते ज़्यादा, देखा ही होगा तुमने। लेकिन यहाँ पे जो हाई लाओलान और फेंगियान थे, जब नए-नए इमॉर्टल बने रैंक 6 के आए, तब इनके पास यार एक तो फेंगियान के पास पिछली लाइफ का नॉलेज था, ऊपर से यहाँ पे 88 रैंक मिलने के बेनिफिट्स, तो भाई दोनों को मिला के देखा जाए तो सब कुछ था उसके पास, इसलिए बढ़िया बंदा। और बच्चा हाई लाओलान वो क्या थी? वो देखो उसके पास उसकी माँ की इनहेरिटेंस थी, तो इसलिए सब कुछ हो गया था। मतलब दोनों ने अपने मतलब इतना कुछ एक्यूमुलेशन का फ़ायदा उठाया कि क्या बताएँ। फेंगियान सोचता है अगर मुझे अपना पावर लेवल बूस्ट करना है तो सेल्फ मेड अप्रोच स्लो और इनसफिशिएंट होगा। यानी सेल्फ मेड अगर चीज़ें करे तो दिक्कत देगी। पिछली लाइफ में मुझे ब्लड पाथ समझने और नए गू बनाने में 200 साल से ज़्यादा लग गए थे। आई कांट रिपीट दैट अगेन, यानी मेरे को इतना टाइम दोबारा से वेस्ट नहीं करना। दुनिया में हर तरफ जीनियस भरे पड़े हैं। अगर आगे निकलना है तो पुरानों को जितने भी पुराने को एक्सपीरियंस को अब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा। जितने भी पुराने लोग हैं उन सबका एक्सपीरियंस खुद में अब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा। जितने रिवर्स मिलते हैं, समुंदर हैं, वैसे ही हर लेगेसी का एसेंस कलेक्ट करके ही कोई रूलर बन सकता है। यानी हर जगह की नॉलेज इकट्ठा कर लो। आसमान में उड़ता हुआ फेंगियन काफ़ी डीप थॉट में चला गया था। वो रियलाइज़ करता है जब हम यंग होते हैं लगता है कि हम ही हीरो हैं, लेकिन एक लाइफ एक्सपीरियंस के बाद समझ आता है कि वर्ल्ड में और भी टैलेंटेड लोग होते हैं। चाहे कोई कितना भी ब्रिलियंट हो, उससे बेहतर हमेशा कोई होता ही होता है। इंसान की लाइफ लिमिटेड होती है, एक छोटी बोट की तरह, और नेचर के सीक्रेट्स के एक इनफिनाइट ओशन जैसा होता है। यानी एक हमारी जो बोट है वो नेचर के इनफिनाइट ओशन में एकदम बहती जा रही है। इवन टॉप लेजेंड्स जैसे जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल और थीविंग हेवन डीवन वनरेबल को भी लॉन्ग हेयर इंसेक्टर की हेल्प लेनी पड़ी थी गू रिफाइनमेंट के लिए, इसलिए। और वैसे ही एक रिकॉर्ड था लेजेंड्स ऑफ रेंजो के अंदर। रेंजो ने लाइफ के रास्ते पर चलना शुरू किया। चारों तरफ टोटल डार्कनेस थी और उसके पैरों के नीचे गंदा सा कीचड़ था। रेंजो कहता है ये जगह क्या है? सेल्फ गू कहता है ये एक सिंपल सा मार्श है जो ऑर्डिनरी एबिस का सबसे लोएस्ट लेवल है। रेंजो को ऑर्डिनरी एबिस के बारे में पता था, क्योंकि उसका बड़ा बेटा वेदांत ग्रेट सन कभी वहां ट्रैप हो चुका था। रेंजो थोड़ा एक्साइटेड हो गया। वो कहता है अगर ये ऑर्डिनरी एबिस का बॉटम है तो इसका मतलब है कि मेन लाइफ और डेथ के दरवाजे में बाहर आ गया हूँ। मतलब जो लाइफ और डेथ का दरवाजा है, क्या वो बंदा उससे बाहर आ गया है?
तो क्या मैं दोबारा ज़िंदा हो सक गया हूँ या हो सकता हूँ या हो गया हूँ? सेल्फ वो कहता है एक तरीके से बोला जाए तो हाँ भी। रेंजू शौक में कहता है लेकिन कैसे हो सकता है? मैं तो अभी तक लुओपो वैली से ही नहीं निकला, ना ही रिवर्स फ्लो रिवर को पार किया है मैंने। सेल्फ वो कहता है ओ इंसान, तुझे पता होना चाहिए कि जिस पाथ की तू बात कर रहा है वो फेट गू है। फेट, फेट गू के ट्रैवल की हुई राह थी। यहाँ पे फेट गू का ट्रैवल की हुई रास्ता है एक तरीके से, और तू जो रास्ता चल रहा है वो टोटली न्यू पाथ है। यानी जो पहला वाला था वो फेट गू का रास्ता था, और अभी जहाँ पे तू चल रहा है, तेरे से मतलब पिछली बार इससे बोला गया था ना कि अगर सारे रास्ते एक तरीके से बंद हो जाएँगे तो नहीं जा सकता, तो जहाँ से तू चलेगा वहीं से एक नया रास्ता निकलेगा। तो ये उसी नए रास्ते पे चल रहा था। तो ये वही बता रहा है अपना सेल्फ वो कि जहाँ से तू चल रहा है ना वो एक नया रास्ता है, टोटली न्यू पाथ है। एक नया पाथ जो तूने खुद बनाया है, ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये सिर्फ़ तेरे इरादों पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले बोला, जब तक तू चलना चाहेगा, तब तक तेरे साथ तेरे लिए ये रास्ता बनता रहेगा। मतलब होप पे सब रहता है। अगर इसमें होप है, इसमें है कि ये निकल सकता है, तो ये निकल जाएगा। रेंज़ू को एकदम से रियलाइज़ेशन आया। रेंज़ू कहता, ओह! तो ये बात है। फिर उसके मन में एक डाउट आया। रेंज़ू कहता है, लेकिन मैं यहाँ तक आया कैसे? सेल्फ वो कहता है, ह्यूमन्स नॉर्मली ही पैदा होते हैं। हाँ, वो सब लिविंग बीइंग्स के स्पिरिट होते हैं, लेकिन उनके पास टाइगर जैसे क्लॉ नहीं होते। ना ही वो ज़मीन से नरिशमेंट को शक कर सकते हैं, जैसे पौधे करते हैं। ना ही वो बादल या बारिश जैसे शेप में शिफ्ट कर सकते हैं। तो तू अगर ऑर्डिनरी मार्स में आ गया, तो इसमें क्या अजीब है? सिर्फ तू ही नहीं, ज़रा नीचे देख, मड में ध्यान से देख, तुझे और भी लोगों के फुटप्रिंट्स मिलेंगे। रेंज़ू ने अपना सर नीचे ज़मीन की तरफ ले गया, तब जाके उसे क्लियर दिखा, जैसे सेल्फ़गु ने बोला था, ऑर्डिनरी मार्श पूरी तरह स मार्क से भरा हुआ था, यानी एकदम मार्क ही मार्क थे यहाँ पे। वाइल्ड बीस्ट के क्लॉ के मार्क थे, प्लांट के रूट्स के निशान थे, पानी के बहने के निशान थे, पैरों के रोलिंग वाले मार्क्स थे यहाँ पे। रेंज़ो क्यूरियस होके कहता है, इतने ज़्यादा मार्क्स यहाँ कैसे हैं? सेल्फ वो कहता है, ये ऑर्डिनरी अभ्यास है। हर लिविंग बीइंग अलग-अलग रीज़न से यहाँ आती है। सभी लिविंग बीइंग्स ऑर्डिनरी ही होती हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर पूरी लाइफ़ यहाँ ट्रैप्ड रह जाती हैं। सिर्फ़ कुछ ही लोग अपनी मेहनत से ये अभ्यास छोड़कर बाहर निकल पाते हैं। रेंज़ो एकदम भाई देखते हुए कहता है, मैं पूरी लाइफ़ यहाँ फँसे रहना नहीं चाहता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पूरा अंधेरा है और हवा और काफ़ी एकदम बदबू फैली हुई है हवा में। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। सेल्फ वो हँस के कहता है, अच्छा हाँ, अगर तू सोचता है कि ऑर्डिनरी होना एक अभ्यास है, यानी अगर तू सोचता है कि ऑर्डिनरी होना एक अभ्यास है, तो वो अभ्यास बन जाता है। मतलब अगर तू सोचेगा तो वही एक तरीके से होगा। लेकिन अगर तू सोचता है कि ऑर्डिनरी होना एक हेवन है, तो वही हेवन बन जाता है। अब जब तू यहाँ रहना ही नहीं चाहता, तो निकल जा। अपने 2 पैरों यू मतलब दोनों पैरों को यूज़ कर, एक-एक कदम ले, ऑर्डिनरी मार्श से बाहर निकल जा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जा। रेंज़ो ने पहले कदम उठाया, अचानक उसकी बॉडी झुक गया। उसके आगे वाला पैर मार्श के अंदर एकदम डीप धँस गया, जैसे दलदल में घुस जाता है। ऑर्डिनरी मार्श में चलना ईज़ी नहीं था। एक कदम डीप होता, दूसरा शैलो हो जाता, यानी एक आगे बढ़ाता तो पीछे वाला धँस जाता या आगे वाला धँस जाता, ऐसे। पाथ तो एक जैसे ही लग रहे थे, लेकिन कुछ जगह पर काफ़ी सॉलिड थे और कहीं-कहीं पे इतने लूज़ कि जैसे दलदल होता है। रेंज़ो कुछ स्टेप चला, फिर उसकी आँखों में चमक आई, एक ट्रिक उसके दिमाग में आ गई। उसने जानबूझ के उन स्पॉट्स पे चलना स्टार्ट किया, जहाँ पे क्लॉक्स के मार्क थे, यानी जितने भी मतलब पंजों के निशान थे। क्योंकि अगर किसी ने मार्क छोड़ा, तो सॉलिड वहाँ तो थोड़ा बहुत तो सॉलिड होना ही चाहिए, क्योंकि मार्क्स कैसे रह गया? वो मार्क वहाँ पे था कैसे? इसलिए। इसलिए अब रेंज़ो पहले से काफ़ी स्मूथ चलने लगा, ऑलमोस्ट रन कर रहा था कंपेयर करे पहले से तो। रेंज़ो एकदम से फ़ील से बोलता है, सो ये बात है, ऑर्डिनरी मार्श में अगर अपने से पहले वालों के जो फुट स्टेप्स हैं, उन पे चलो, तो अपना रास्ता ढूँढने में काफ़ी फ़ास्ट प्रोग्रेस होती है। आप भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया होऊँगा। फेंग युआन ने ये बात क्यों बोली थी कि अगर मुझे आगे निकलना है, तो मेरे को 200 साल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उन लोगों से एक्सपीरियंस इकट्ठा करने की ज़रूरत है, उन लोगों की चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, जो लोग पहले से इस पाथ पे चल चुके हैं, और उनका कॉपी करके मैं और आगे निकल सकता हूँ एकदम से। अगर वो लोग 50% प्रोग्रेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं 51 से स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे 1 से ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट 1 से करने की। बिल्कुल, यही बात है, और ये बात तुम सिर्फ़ इसमें ही नहीं अपना सकते, हर जगह ये काम आती है। फेंग युआन ने ट्रू सॉलिड बैट विंग्स और लॉयन फर आर्मर टेस्ट करने के बाद एक स्लोप पे लैंड किया। उसने एक नया मॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया। इस मूव के लिए ऑलमोस्ट सारे गुवम हुई मॉर्टल लैंड स्पिरिट ने ट्रेजर येलो हेवन से खरीदे थे। बाकी हैरी मैन ने थोड़ा बहुत रिफाइन करा था। मूव के इफेक्ट से बैट विंग्स गायब हो गए, 8 हाथ से 2 हो गए, और जो दांत थे उसके इतने बड़े-बड़े मॉन्स्टर जैसे, जो वो छोटे हो गए। आईज़ जो थी उसकी लाइट रेड हो गई, और
6 मीटर का बॉडी नॉर्मल ह्यूमन हाइट का श्रिंक हो गया। फेंगयुआन एकदम से इम्प्रेस्ड होकर कहता है, ऑसम है, ये सिर्फ मॉर्टल मूव है और फिर भी मेरी इमॉर्टल बॉडी को इतना चेंज कर दिया। सच में थिविंग हेवन डीमन वनरेबल का भाई कमाल का मूव है ये। अगर वो मॉर्टल होता तो अपना लुक कंप्लीटली चेंज कर सकता, इवन लड़की भी बन सकता। ये ट्रांसफॉर्मेशन इल्यूजन नहीं था, रियल फिजिकल चेंज था। ऑरा तक मॉडिफाई हो गया था। अगर अभी ताई बायोशेंग के सामने खड़ा होता तो वो पहचान भी नहीं पाता। तभी एंट्री होती है लिटिल हुई इमॉर्टल की। लिटिल हुई इमॉर्टल कहती है, मास्टर आप तो अब और भी स्मार्ट लग रहे हो। वैसे एक लेटर आया है। उसने एक लेटर गू दिया। फेंगयुआन कहता है, हाँ, ग्रीन बर्ड गू। तो फाइनली स्पिरिट एफिनिटी हाउस का रिप्लाई आ ही गया। उसने लेटर रीड करा और सोच में पड़ गया। फेंगयुआन यहाँ पे कहता है, फेंग जिंग हुआंग, मुझे रिफाइनमेंट पाथ कन्वें कन्वेंशन कन्वेंशन एक तरीके से मान लो एक तरीके से होता है यार, कोई एक तरीके से कोई बैटल मान लो जहाँ पे रिफाइनमेंट टाइप की बैटल चलती है। रिफाइनमेंट जो अच्छा रिफाइनमेंट पाथ का मास्टर एक तरीके से उसकी एक तरीके की बैटल है ना? उसमें चैलेंज करना चाहती है। पहले तो उसे रिफाइनमेंट में इंटरेस्ट ही नहीं था, अब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? क्या उसने ड्रीम विंग्स इमॉर्टल गू का असली यूज़ समझ लिया है क्या? देख रहे हो कितना स्मार्ट है, एक ही बार में समझ गया। उसका मूड थोड़ा-सा हेवी हो गया। फेंगयुआन सोचता है, ड्रीम विंग्स, ड्रीम पाथ। हुँ। फिर उसको अपनी पास्ट लाइफ याद आई। उसने डेमोनिक पाथ के इमॉर्टल के साथ मिलके हू इमॉर्टल बेसलैंड पर अटैक प्लान किया था, सिर्फ इसलिए ताकि फेंग जिंग हुआंग को मार सके और ड्रीम विंग्स इमॉर्टल को छीन सके उससे। फेंगयुआन यहाँ पे सोचता हुआ कहता है, पिछली लाइफ के एंड में 400 साल पहले ही ड्रीम रियलम आ चुके थे। भाई साहब, ड्रीम रियलम्स समझ रहे हो? उसने ग्रीन बर्ड लेटर को हाथ में लिया और टेस्टिंग का जो उसका मूड था ना वो चला गया। उसकी पिछली लाइफ में सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने वार स्टार्ट किया और बाकी के 4 रीजन्स को सोलो ही प्रेशर में डाल दिया, यानी अकेले ही 4 रीजन्स को दबा दिया। फिर बाकी के रीजन्स ने मिलकर फाइट किया, पर तब भी ड्रीम रियलम हर रीजन में अपीयर हो गए। ह्यूमन जब से बने थे जब से बने हैं तब से सपने देखते हुए आए हैं और इन्हीं ड्रीम ने ड्रीम रियलम को बनाया था और इतना बड़ा बना था तभी इसी वजह से। ये रियलम डेंजरस और कॉम्प्लेक्स थे, बट उसमें रैपिड कल्टीवेशन ग्रोथ मिलता था, जैसे एक ही ड्रीम में पूरी सेंचुरी का एक्सपीरियंस मिल जाए। इस वजह से गू मास्टर का लेवल जल्दी बढ़ने लगा। क्लैंस और सेक्ट को कंट्रोल जो होता था वो कम होने लगा और नए-नए लोग राइज़ करने लगे, एकदम कुछ नए-नए नाम उभरने लग गए। ड्रीम रियलम के थ्रू पुराने जीनियस लोगों के शोल्डर्स पे खड़े होके नए गूवम, नए किलर मूव, नई रेसिपी आने लग गई, यानी नए बंदे आ गए जो एकदम उनके मुँह पे खड़े थे, उनके शोल्डर के ऊपर खड़े होके उनसे ज़्यादा हाइट में बड़े लग रहे थे, इसलिए। ये सब मिला के ग्रेट एरा बना। स्मॉल फोर्सेस ऊपर आई, लोन कल्टीवेटर हर तरफ छा गए, यानी अकेले रहने वाले कल्टीवेटर एकदम नाम फैल गया उनका। सोशल सिस्टम टोटली ब्रेक डाउन हो गया। सब लोग सिर्फ ड्रीम रियलम पे फोकस करने लगे। 5 रीजन के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई। क्योटिक वार थी। ड्रीम रियलम को एफिशिएंटली एक्सप्लोर करने के लिए नए गुवम बनाए गए और ड्रीम पाथ का बर्थ हुआ। अरे भाई साहब! तभी से फिर से एक पुरानी एकदम फिलॉसफी फेमस हुई। इमॉर्टल यी यान का फिलॉसफी ऑफ 3 वनरेबल्स। 3 बड़े वनरेबल्स आएँगे। पहला स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल, पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल, ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वनरेबल। लोग मान गए कि ड्रीम रियलम में ही रास्ता है ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वनरेबल बनने का। फेंगजुआन सोचता है, पिछली लाइफ में जो मैंने राइज़ किया था वो सिर्फ ब्लड पाथ के चांस से नहीं बल्कि 5 रीज़न की वॉर की वजह से भी था। सब ड्रीम रियलम पे बिज़ी थे, तब मुझे ग्रो करने का टाइम मिला था। पर जब तक उसने कंट्रोल लिया, तब तक ड्रीम रियलम्स बड़े सेक्ट के हाथ में जा चुके थे। उनके पास सिर्फ मॉर्टल ड्रीम पाथ गू था और इमॉर्टल गू नहीं होने की वजह से वो पीछे रह गया था अपना फेंगयुआन। इसी वजह से उसने शॉन्ग ज़ोंग और डेमोनिक पाथ के इमॉर्टल को गैदर किया था ताकि हू इमॉर्टल बेसलैंड पे अटैक करके फेंग जिंग हुआंग को मार सके। पर ड्रीम विंग्स इमॉर्टल गू उसके साथ उसके हाथ में तो नहीं आया। हाथ साथ कुछ भी कह लो नहीं मिला। इमॉर्टल गू ना होने से वो सिर्फ बेसिक लेवल पे ड्रीम एक्सप्लोर कर पाया और हमेशा बड़े फोर्सेस से एकदम सप्रेस रह हो गया, यानी वो लोग उसे दबाते चले गए फेंग युआन को। पिछली लाइफ में उसके पास ब्लड पाथ इनहेरिटेंस था, अरेस्ट वारंट निकले थे उसके खिलाफ और उसने ब्लड विंग्स डीमन सेक्ट बनाया था, पर उसमें इतना टाइम गया कि गोल्डन एरा मिस हो गया उससे। रीबर्थ के बाद उसे रियलाइज़ हुआ। फेंग युआन सोचता है ये मेरी गलती थी, इस लाइफ में बिना क्रूशियल इनहेरिटेंस के ब्लड पाथ नहीं चलना, यानी पहले मेन काम करेंगे फिर। ब्लड पाथ के गू मास्टर सबसे ज़्यादा एकदम हंटेड होते हैं, उन्हें बहुत शिकार किया जाता है।
ना सिर्फ राइटियस पाथ बल्कि डेमोनिक पाथ भी उनसे दूर रहता है। सिर्फ वार जैसे टाइम में ही ब्लड पाथ सेफ रहता है क्योंकि तब उन पे ध्यान नहीं रहता ना। फेंगियोन समझता है ड्रीम रियलम्स तो ऑलरेडी 400 साल पहले ही एक्टिवेट हो चुके थे। बड़े फोर्सेस तब से रेडी थे। इसलिए वो डोमिनेट कर पाए। मेरी मेरी कमी नहीं थी। उस टाइम फेंगिवान एक नॉर्मल मॉर्टल गो मास्टर था। अर्थ की मेमोरीज और सोच में अटका हुआ। काफ़ी टाइम बाद जाके उसने अपने मेंटल जो ये ऊपर-नीचे चल रहा था ना दिमाग कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या सीन चल रहा है, जब तक वो स्टेबल हुआ तब तक लेट हो चुका था वो। कभी-कभी ट्रांसमाइग्रेशन का एडवांटेज ही गलत डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे उसको लगा था कि स्टेरी स्काई ग्रो टू हेवन में एक लकी बंदे ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया था, पर रियलिटी में वो ओनर ही था। 7 स्टार चाइल्ड जिसका दूसरा नाम था स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल ज़ॉम्बी वही था। बल्कि वो ओनर ही था, तो लोगों को और फेंगिवान को यही लगा था कि असल में कोई नया बंदा है और इसने आके सब फ़ायदा लिया। लेकिन अब पता चला है कि नहीं, वो नया बंदा नहीं, वो वहीं का ओनर था, तो उसके पास फ़ायदा तो पहले से था, बस वो जागा लेट था, जैसे हमने देखा। फेंगियुआन यहाँ पे सोचता हुआ कहता है, इसने अपने आप को स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल ज़ॉम्बी इसलिए बोला क्योंकि उसके ग्रोटो हेवन में स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल का ड्रीम रियलम सरफेस हुआ होगा, जिससे 7 स्टार चाइल्ड को उसकी कुछ पावर मिल गई। फेंगियुआन कहता है, फेंग जिंग हुआंग ने ड्रीम विंग्स इमॉर्टल गू का असली यूज़ मेरी पिछली लाइफ से पहले ही समझ लिया था। क्या ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने उसे हु इमॉर्टल बेस्ट लैंड छीन लिया? यानी वो कहना चाह रहा है कि पिछली ज़िंदगी में तो ये जब तक ड्रीम विंग्स का जो असली मतलब था वो बाद में समझी थी, बहुत पहले समझी थी, एक तरीके से बहुत बाद में, बहुत ज़्यादा बाद में, बहुत पहले नहीं, बहुत बाद में समझी थी, बहुत ज़्यादा बाद में। बट क्या हुआ, अभी इस टाइम पे शायद इस प्रेज़ेंट टाइम में ना यहाँ पे पहले ही सीख गई। इसे बाद में ये सब सीखना चाहिए था लेकिन ये पहले ही सीख गई। तो ये कह रहा है कि क्या पता हुई इमॉर्टल बेस्टलैंड की वजह से हुआ हो। फेंग युआन ने अब यहाँ पे थोड़ा अजीब फ़ील कर रहा था। स्पिरिट एफिनिटी हाउस अलर्ट हो चुका होगा। उसके बाद नाइन्स और सेक्ट, फिर पूरा का पूरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट मेरा एक एक्शन ड्रीम रियलम के इन्फो को फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा है। फेंग युआन डिसाइड करता है कि इस बार गलती रिपीट नहीं करूँगा। अभी ड्रीम रियलम छोटी स्केल पर ही सरफेस हो रहा है। जो सरफेस मतलब हो गए हैं, उन्हें मॉर्टल ड्रीम पाथ गू से एक्सप्लोर किया जा सकता है। बट जो अभी तक सरफेस नहीं हुए हैं, उन्हें इमॉर्टल गू चाहिए होगा। फेंग युआन को इमॉर्टल ड्रीम पाथ गो की वैल्यू का फुल आइडिया था, पर अभी ड्रीम विंग्स इमॉर्टल गो फेंग जिंग हुआंग के पास था। उसके आस-पास फेरी बाई क्विंग और फेंग ज्यूजे जैसे लोग थे, इसलिए कोई उससे अटैक नहीं करना चाहेगा और ना कोई करेगा। दूसरा, इमॉर्टल गो ड्रीम ट्रैवल था। दूसरा वाला जो देखो 2 तरीके से ड्रीम रियलम को एक्सप्लोर किया जा सकता है, ड्रीम पाथ का बर्थ ऐसे ही हुआ था। पहला अगर तुम्हारे पास मॉर्टल वाले हैं तो तुम सपनों की दुनिया में जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे तुम मॉर्टल लेवल पे ही जा पाओगे, ज़्यादा खतरनाक जगह पे नहीं जा पाओगे, जैसे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी तुम पे। अगर तुम्हें ज़्यादा बढ़िया जगह पे जाना है तो तुम्हारे पास इमॉर्टल गो होना चाहिए, जैसे जिसका नाम है ड्रीम ट्रैवल। ऐसा नहीं लग रहा डिवाइन ट्रैवल जैसा है? ये भी नशेड़ी है क्या? क्या पता, वो आगे पता चलेगा। तो ड्रीम ट्रैवल चाहिए तुम्हें अच्छी वाली एक्सप्लोर करने के लिए ड्रीम रियलम को, लेकिन वो तो है नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास मान लो ड्रीम विंग्स हो, भाई वो भी तो एक इमॉर्टल गो है, फिर तो तुम मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें, फिर तुम जहाँ मर्ज़ी जा सकते हो पूरे ड्रीम रियलम में, इसलिए। और ये बताया जाता है जो दूसरा इमॉर्टल गो ड्रीम ट्रैवल था, वो लेडी पॉइज़न स्कॉर्पियन के पास था। नॉर्थर्न प्लेन्स की एक रैंक 7 गो इमॉर्टल जो ज़ी-डू ब्लेस लैंड में छुपी थी। उसकी बैटल स्ट्रेंथ हाई चेंग से भी ज़्यादा थी। टारगेट करना ईज़ी नहीं था। बाकी ड्रीम पाथ इमॉर्टल गो या तो बना ही नहीं गए हैं, बने ही नहीं है, या तो अभी अननोन है। फेंग युआन ने ग्रीन बर्ड गू से पूरा मैसेज इरेज़ किया और अपना चैलेंज लिखा। फेंग युआन कहता है रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में फेंग जिंग हुआंग का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फेंग यॉन सोचता है उसके पास ड्रीम विंग्स इमॉर्टल वो है, कॉन्फिडेंस भी होगा ही उसके पास, पर मेरा रिफाइनमेंट पाथ मास्टर से क्वासी ग्रैंड मास्टर बन चुका है। अब डर किस बात का है मुझे? उसका रिफाइनमेंट पाथ लांग या लैंड स्पीड के लिए गू रेसिपी रिड्यूस करते करते इंप्रूव हो चुका था। फेंग युआन कहता है रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में इनहेरिटेंस मिलने का चांस रहता है, यानी तुम्हें कोई इनहेरिटेंस मिल सकती है। इनफैलिबल कुछ टाइप की इनहेरिटेंस मिल सकती है। चैलेंज ना भी आता ना, तब भी वो एक तरीके से वहाँ जाता है। एक तरीके से कॉम्पिटिशन या कोई एक तरीके से एक गैदरिंग समझ लो जहाँ पे रिफाइनमेंट पाथ के लोग आते हैं ना, ऐसे ही मान लो, हो सकता है ना इसलिए। लेकिन कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे गो रिफाइनमेंट मटेरियल्स खुद कलेक्ट करने होंगे। फेंगमैन याद करता है पिछली लाइफ में मैंने कन्वेंशन में पार्ट लिया था। अच्छा रैंक चाहिए तो कम से कम 500 इमॉर्टल एसेंस स्टोन के मटेरियल लगेंगे। फेंगमैन कहता है इसके अलावा मुझे
क्वीन बाई शेंग और फेरी लीशान के ऑक्शन में भी जाना तो है। ये ऑक्शन स्पेशल था, यहाँ इमॉर्टल बू एक्सचेंज होने वाले थे। जनरली इमॉर्टल बू सेल नहीं होते, सिर्फ एक्सचेंज ही किए जाते हैं। फेंगयुआन का एग्जाम्पल ये था, उसके पास वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू था जो वाटर पाथ का था, बट वो खुद स्ट्रेंथ पाथ का था, इसलिए उस गू को वो प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा था, तो हो सकता है इसको ये एक्सचेंज कर ले। वाटर पाथ और स्ट्रेंथ पाथ के दाव मार्क्स आपस में मिलते नहीं हैं, बहुत दिक्कत देते हैं, इसलिए इसको एक्सचेंज करना भी सही है। क्योटिक वार के टाइम में इमॉर्टल गू एक्सचेंज कॉमन थे, बट अभी वॉर थोड़ी है, मतलब अभी वॉर तो बहुत दूर है, अभी वॉर थोड़ी चल रही है, इसलिए बहुत दूर है वो। ये नॉर्थर्न प्लेन्स ऑक्शन शायद अगले 200 साल का ओनली बिग एक्सचेंज चांस हो सकता है। फेंगयुआन कहता है मुझे इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। उसको लक पाथ इनहेरिटेंस भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था उसमें, इसलिए वो जाना चाहता था। फेंगयुआन यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है ऑक्शन ऑक्शन और कन्वेंशन दोनों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन चाहिए। मेरे पास सिर्फ 200 हैं, दोनों इवेंट्स बियरली कवर हो पाएंगे। फेंगयुआन डिसाइड करता है, लगता है लांग या लैंड स्पीड का ब्लेस्ड लैंड बेचने का आइडिया फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, तब जाके उसके पास आ सकते हैं ना अच्छे खासी मात्रा में एसेंस स्टोन इमॉर्टल वाले। देखते हैं